गाइस, स्वागत है आप सबका वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सेलेस्टियल सिटी में टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, ड्रैगन किंग्स की एंट्री हो चुकी है और माहौल काफी गर्म है। लेकिन आज का जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम लड़ाई झगड़े से हटके थोड़ा रिलैक्सेशन और माइंड गेम्स की दुनिया में चलेंगे। आज के एपिसोड में जियाओ चेन फंसने वाला है एक ऐसे हनी ट्रैप में जहां हुस्न और खतरा दोनों साथ में चलते हैं। मून फ्लावर कासल। नाम सुन के ही लगता है ना कुछ रोमांटिक होगा। हाँ, रोमांटिक तो है, पर उसके पीछे छुपे हैं गहरे राज। आज हम देखेंगे कि जियाओ चेन कैसे इन ब्यूटीफुल मुसीबतों का सामना करता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब हमारी फेवरेट यान किंग चेंग एक नए अवतार में हमारे सामने आएगी। भाई साहब, आज का सीन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और एंडिंग में जो प्रैंक होने वाला है जियाओ चैन के साथ, वो देखकर तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग सफर। गाइस, सीन की शुरुआत होती है मून फ्लावर कासल के अंदर के एक लग्जूरियस हॉल से, जहां आज माहौल पूरी तरह रंगीन बना हुआ है। जियाओ चेन इस वक्त पूरी तरह रिलैक्स मोड में है। देखो, हमारा जियाओ चेन कोई साधु संत या इनफ्लेक्सिबल मॉरलिस्ट तो है नहीं, वो भी एक नॉर्मल आदमी है। और जब सामने इतनी खूबसूरती हो तो बंदा थोड़ा तो एंजॉय करेगा ही। हम देखते हैं कि फायर डांस, जो कि इस कासल की मेन अट्रैक्शन लग रही है, अपनी यूथफुल एनर्जी के साथ जियाओ चेन के आसपास मंडरा रही है। उसके फायरी रेड बाल हवा में लहराते हुए जियाओ चेन के चेहरे को टच कर रहे हैं, जो कि काफी सॉफ्ट और टिकलिश फील हो रहा है। फायर डांस बिल्कुल एक जिंदा दिल फेरी की तरह लग रही है। वो अपने जेड लाइक बॉडी को स्पिन करती है और सीधा आके जियाओ चेन की बाहों में गिर जाती है। मतलब भाई, फुल ऑन फ्लर्टिंग चल रही है यहाँ। इसके बाद वो घूमती है और हमारे फैटी वही मोटा भाई की तरफ देखती है, जो बेचारा तो पहले ही हक्का बक्का होकर बैठा हुआ है। फायर डांस हंसती है और ताली बजाती है। जैसे ही वो क्लैप करती है, 8 जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां अंदर आती हैं। ये सब लगभग 18-19 साल की हैं, अपनी जवानी के प्राइम पर। उनके हाथों में खाने की प्लेट्स और शराब के जग हैं। सीन पूरा सेट हो चुका है। महंगी शराब, लजीज खाना और खूबसूरत लड़कियां। फायर डांस अपनी पतली कमर मटकाते हुए वापस जेट टेबल के पास आती है, जियाओ चेन को खींचती है और उसके साथ बैठ जाती है। बल्कि साथ क्या, वो तो ऑलमोस्ट जियाओ चेन की गोद में ही बैठ गई है। ये लड़की वाकई में काफी चार्मिंग और अल्योरिंग है। फिर वो दोबारा क्लैप करती है और 4 लड़कियां डांस करते हुए आती हैं और फैटी को घेर लेती हैं। भाई, फैटी के तो मजे ही मजे हैं। वो खुशी के मारे पागलों की तरह हंस रहा है। एक तरफ शराब, दूसरी तरफ सुंदर लड़कियां। ये किसी भी इंसान के लिए एक्सट्रीम एंजॉयमेंट का मोमेंट था। लेकिन यहाँ जियाओ चेन के कैरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी। भले ही वो फ्लावर्स के बीच बैठा है, पर उसका दिमाग अभी भी शार्प है। वो नोट करता है कि फायर डांस की कल्टीवेशन वीक नहीं है, वो एक्सयूविया रियम पर है। सोचो जरा, एक एक्सयूविया रियम का एक्सपर्ट यहाँ गेस्ट्स को एंटरटेन कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मून फ्लावर कासल कोई मामूली जगह नहीं है, यहाँ जरूर कोई बड़ा गेम चल रहा है। फायर डांस शराब का कप उठाती है और अपने नाजुक हाथों से जियाओ चेन के मुंह तक ले जाती है और बड़े प्यार से कहती है, यंग मास्टर, प्लीज एंजॉय। वो बिना पलक झपकाए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जियाओ चेन को देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ फैटी तो पूरा पिघल चुका है। उसके आसपास 4 लड़कियां हैं, एक तो उसकी गोद में बैठी है और फैटी का फैट खुशी के मारे जिगल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे असली मजे तो ये मोटा ही लूट रहा है। तभी फायर डांस, जो कि एक ब्यूटीफुल स्नेक की तरह लग रही है, कहती है, यंग मास्टर जियाओ इतने शांत क्यों हैं? मैं आपको सल्यूट करती हूँ। फैटी वहां से चिल्लाता है, भाई थोड़ा खुल के जियो, तुझे नहीं पता मैं तुझसे कितना जल रहा हूं, काश मैं तेरी जगह होता। माहौल पूरी तरह बन चुका है। दूर कहीं से लीरिया की जिथर बजाने की आवाज आ रही है, जो माहौल को और भी नशीला बना रही है। एक तरफ लीरिया की ठंडी और शांत खूबसूरती है और दूसरी तरफ फायर डांस की आग जैसी सेक्सी अदाएं। जियाओ चन ने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। वो ज्यादा स्ट्रिक्ट बनने में यकीन नहीं रखता। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना। तो जियाओ चन ने भी डिसाइड किया कि वो इस मोमेंट को एंजॉय करेगा और देखेगा कि ये लोग चाहते क्या हैं। अब एंट्री होती है डांस परफॉर्मेंस की। फायर डांस एक बटरफ्लाई की तरह जियाओ चन के आसपास नाच रही है, गाना गा रही है। उसकी आवाज में एक नशा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और लड़कियां आती हैं जो म्यूजिक संभालती हैं, और लीरिया खुद स्टेज के बीच में आकर डांस करने लगती है। लीरिया का डांस फायर डांस से बिल्कुल अलग है। वो एक जेंटल हवा की तरह है, एक विलो ट्री की तरह ग्रेसफुल। ये कॉन्ट्रास्ट देखने लायक था। एक तरफ आग, फायर डांस, और दूसरी तरफ चांदनी, लीरिया।
लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब लीरिया भी आकर जियाओ चन को घेरने लगती है। एक तरफ फायरी ब्यूटी, दूसरी तरफ आइसी एलिगेंस। दोनों ही जियाओ चन के करीब हैं। उनकी खुशबू, उनका टच किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी था। इवन फैटी भी नोटिस कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है। वो धीरे से कहता है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग पहले कभी गेस्ट्स के साथ इतने प्रोएक्टिव नहीं होते थे। जियाओ चन कुछ बोलता नहीं है, पर वो समझ जाता है। इन लोगों को शायद पता चल गया है कि जियाओ चन ने ड्रैगन आइलैंड पर क्या किया था। या तो ये उसे अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं, या फिर इनकी नज़र केके और टेनेक्स पर है। वैसे केके और टेनेक्स साइड में सॉफ्ट चेयर पर बैठे हुए बड़े क्यूरियोसिटी से ये नाच गाना देख रहे थे। उन्हें तो बेचारों को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ सीरियस इन्फॉर्मेशन की। फैटी, जो कि थोड़ा नशे में है, जियाओ चेन से वॉर बीस्ट्स के बारे में बात करने लगता है। वो बताता है कि सेलेस्टियल सिटी में सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फैटी कहता है, एक ड्रैगन किंग अचानक अपीयर हुआ है और सुनने में आया है कि वहां 2 ड्रैगन किंग्स हैं टोटल। लेकिन मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया, मुझे उनका ओरिजिन नहीं मिला। ये इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े वॉर बीस्ट कासल्स ने टॉप सीक्रेट रखी है। मेरे घर वाले भी मुझे ये सब नहीं बताते। ये सुनकर जियाओ चेन के कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि मामला गंभीर है। फैटी आगे कहता है कि टेनेक्स को अभी उन लिटिल सीक्रेट बीस्ट से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि टेनेक्स की एबिलिटी अभी सप्रेस्ड है। अगर उसे सही तरीके से डेवलप किया जाए तभी वो उनका मुकाबला कर पाएगा। फैटी पहली बार इतना सीरियस साउंड कर रहा था। इधर जियाओ चेन को लगातार शराब पिलाई जा रही थी। वो चाहते थे कि जियाओ चेन नशे में धुत हो जाए, इसलिए वो उसे अपनी मिस्टिकल टेक्निक से शराब को बॉडी से बाहर निकालने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन जियाओ चेन भी कम नहीं है। उसने बहाना बनाया और थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने के लिए बाहर निकल गया, ताकि वो चुपके से शराब का असर खत्म कर सके। बाहर का नज़ारा शांत था, चांदनी रात, तारों भरा आसमान। लेकिन तभी जियाओ चेन को रोज गार्डन के पास एक जानी पहचानी फिगर दिखाई देती है। वो शख्स भी वहां खड़ा होकर अपनी बॉडी से शराब निकाल रहा था, रिफाइनिंग द वाइन। जैसे ही उस शख्स की नज़र जियाओ चेन पर पड़ती है, एक बहुत ही सुरीली लेकिन गुस्से भरी आवाज आती है, तुम कमीने यहाँ? जियाओ चेन हैरान रह जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि यान किंग चेंग थी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो लड़कों के कपड़ों में थी, यानी डिस्गाइज्ड एज अ मैन। जियाओ चेन तुरंत हंस पड़ता है और कहता है, अरे तो तुम हो छोटी बच्ची। गाइज, यहाँ पर सीन देखने लायक है। भले ही यान किंग चेन ने लड़कों वाले कपड़े पहने हैं, पर उसकी खूबसूरती छुपाए नहीं छुप रही। उसकी स्किन जेड जैसी सफ़ेद है, बॉडी ग्रेसफुल है। वो एक डिवाइन जेड की तरह लग रही है। लड़के के भेस में वो और भी ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी, जैसे कोई हैंडसम प्रिंस हो। लेकिन जियाओ चेन का उसे छोटी बच्ची बुलाना, और वो भी ऐसी जगह पर जो एक इंपीरियल पैलेस जैसा ब्रॉथल लग रहा है, इसने यान किंग चेन को गुस्से से लाल कर दिया। यान किंग चेन गुस्से में बोलती है, तुम बेशरम हो। जियाओ चेन को बड़ा मजा आ रहा था। पहले जब भी वो मिलते थे, या तो लड़ाई होती थी या जियाओ चेन उसे किडनैप करता था। आज पहली बार वो उसे चिढ़ाने के मूड में था। वो कहता है, क्या हुआ छोटी बच्ची यान, तुम्हारे पास मुझे ये बोलने का कोई हक नहीं है। तुम भी तो यहीं आई हो। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि तुम जैसी लड़की यहाँ क्या कर रही हो। कहीं तुम्हारा टेस्ट तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें लड़कियां पसंद है क्या? भाई साहब, ये सुनकर यान किंग चेन शर्म और गुस्से से पानी पानी हो गई। वैसे भी उसने काफी शराब पी रखी थी, तो वो लड़खड़ा रही थी। वो धीरे से चिल्लाई, कमीने, रोग, तुझे क्या लगता है सब तेरे जैसे हैं जो यहाँ गंदे काम करने आते हैं? जियाओ चेन देखता है कि वो एलिगेंट पवेलियन से निकली है। वो और चिढ़ाता है, तो क्या करने आई हो, भजन करने या पेंटिंग बनाने? यान किंग चेन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक पर्पल लाइट बनकर जियाओ चेन पर अटैक कर देती है, 5 पाम स्ट्राइक। लेकिन जियाओ चेन आराम से उसे ब्लॉक कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यान किंग चेन गुस्से में कहती है, हाथ छोड़ मेरा, मैं यहाँ तमाशा नहीं करना चाहती। वो वाकई में नशे में थी। जियाओ चेन मुस्कुराता है और कहता है, तुम मुझसे नहीं जीत सकती, और वैसे भी तुम्हारे पेट्रियार्क ने तुम्हारी सगाई मुझसे तय कर दी है। भाई शाओ चेन यहाँ अलग ही लेवल की ट्रोलिंग कर रहा है। यांग चिंगचेंग भले ही नशे में थी, पर यह सुनकर वो पागल हो गई। बकवास मत कर, पेट्रियार्क ऐसा कैसे कर सकते हैं? शाओ चेन हंसता हुआ वापस इंटॉक्सिकेटिंग हाउस की तरफ चल पड़ता है और जाते जाते कहता है, डर गई क्या छोटी बच्ची यान, तुमसे ना हो पाएगा। बस ये चैलेंज यांग चिंगचेंग के ईगो पर लग गया। वो गुस्से में उसके पीछे पीछे वापस हॉल में आ गई। उसने डिसाइड कर लिया कि आज वो इस शाओ चेन को पीने के मुकाबले में हराएगी। जब फैटी और बाकी लड़कियां देखती हैं कि शाओ चेन एक बेहद हैंडसम लड़के, जो कि यांग चिंगचेंग है, के साथ वापस आया है, तो सब हैरान रह जाते हैं। लीरिया और कर्मीना तो बस उसे देखती ही रह गईं, क्योंकि यांग चिंगचेंग वाकई में उन सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब शुरू होता है असली ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट। यांग चिंगचेंग आते ही कहती है, मैं आज तुम सबको टेबल के नीचे गिरा दूंगी।
वो लगातार 10 कप शराब पी जाती है। हर कप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शराब थी। शाओ चन भी पीछे नहीं हटने वाला था, उसने भी 10 कप पी लिए। फैटी तो मज़े ले रहा था। भाई तेरा ये दोस्त तो बड़ा खतरनाक है। माहौल पूरी तरह केओटिक हो गया। यांग चिंगचेंग ने कसम खा ली थी कि वो शाओ चन को बेहोश करके ही मानेगी। कर्मीना और लीरिया ने सोचा कि हम मिलकर इस लड़के यानी यांग चिंगचेंग को हराते हैं, लेकिन यांग चिंगचेंग ने उन दोनों को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती शराब पिलाना शुरू कर दिया। वो चिल्ला के कहती है, मुझे पता है तुम सब प्रैक्टिशनर्स हो, लेकिन कोई भी अपनी पावर यूज़ करके शराब बाहर नहीं निकालेगा। आज सब नेचुरल तरीके से पिएंगे। धीरे धीरे करके हॉल में सब लुढ़कने लगे। फैटी तो पहले ही 2 लड़कियों को पकड़ के रेड कारपेट पर बेहोश हो चुका था। यांग चिंगचेंग की कैपेसिटी देखकर शाओ चन भी दंग रह गया। आखिरकार शाओ चन को भी चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर गया। गिरते गिरते वो बस यही सोच रहा था, डैम, ये औरत है या टंकी, इसने तो मुझे भी हरा दिया। अब आता है क्लाइमैक्स। जब सब बेहोश हो गए तो सिर्फ यांग चिंगचेंग होश में थी, थोड़ी बहुत। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली। ये डिवाइन सेंस की टेक्निक थी। वो लड़खड़ाते हुए लिरिया के पास गई जो बेहोश पड़ी थी। यांग चिंगचेंग ने लिरिया के कान में धीरे से पूछा, बोलो, क्या मूनफ्लावर कैसल में कोई ड्रैगन किंग छुपा है? ओ भाई, तो ये मकसद था। यांग चिंगचेंग यहाँ मौज मस्ती करने नहीं बल्कि जासूसी करने आई थी। उसे पता लगाना था कि क्या यहाँ ड्रैगन किंग्स छुपे हैं। जब उसे अपना जवाब मिल गया, जो हमें अभी सुनाई नहीं दिया, तो आखिरकार उसका भी लिमिट क्रॉस हो गया। वो भी वहीं लुढ़क गई। और सबसे फनी बात यह है कि वो सीधा शाओ चन के ऊपर जाके गिरी। अब हॉल में सन्नाटा था, सब बेहोश। सिर्फ केके और टेनाक्स चुपचाप खाना खा रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिथर प्लेटफॉर्म के पास 3 लड़कियां थीं जो अब तक शांत थी, वो नशे में नहीं थी। वो तीनों आगे आईं। उन्होंने यांग चिंगचेंग को देखा और हैरान रह गईं। हे भगवान, ये लड़का तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है, इसकी स्किन तो देखो। एक लड़की ने जब उसे टच किया तो उसे करंट सा लगा। अरे, ये तो लड़की है। क्या लड़की? तभी मैं सोचूं कोई मर्द इतना सुंदर कैसे हो सकता है। उन तीनों को बड़ी जलन हुई कि एक लड़की हो के ये इतनी हैंडसम कैसे लग सकती है। फिर उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उनमें से सबसे छोटी वाली, जो बहुत मिस्चीवियस थी, बोली, हम में से ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेहोश शाओ चन और यांग चिंगचेंग की पोजीशंस चेंज कर दी। उन्होंने यांग चिंगचेंग को शाओ चन के ऊपर ऐसे लिटाया जैसे वो दोनों समझ रहे हो ना, बहुत ही इंटीमेट पोजीशन में। हद तो तब हो गई जब उस लड़की ने यांग चिंगचेंग का हाथ शाओ चन के कपड़ों के अंदर डाल दिया और शाओ चन का हाथ यांग चिंगचेंग के हम अंडर गारमेंट्स में एडजस्ट कर दिया। वो तीनों हंसती हुई बोली, अब मज़ा आएगा जब ये संभव उठेंगे और एक दूसरे को इस हाल में देखेंगे। मतलब भाई, सुबह होने पर जो हंगामा होने वाला है उसका हम बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन इस शांत माहौल में 2 छोटी परछाइयां तेजी से इधर-उधर भाग रही थीं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा केके और टेनैक्स यानी ड्रैगन किंग थे। ये दोनों इन्नेट म्यूटेंट्स हैं जिनका स्पिरिचुअल सेंस इतना स्ट्रांग है कि ये किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। मूनफ्लावर कैसल कोई छोटी जगह नहीं है, ये पैलेसेस का एक मेज है। यहाँ हर तरफ खूबसूरत लड़कियाँ, फूलों की खुशबू और ऐशो आराम का सामान है। एक ऐसा पैराडाइज जो किसी भी मर्द का सपना हो सकता है। लेकिन केके और टेनैक्स को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। उनका मिशन क्लियर था। उन्हें याद था कि बेहोश होने से पहले यान किंगचंग ने क्या पूछा था, क्या यहाँ कोई ड्रैगन किंग छुपा है? बस यही बात इन दोनों के दिमाग में अटक गई थी और ये उसी ड्रैगन किंग को ढूंढने निकले थे। वो दोनों शैडोज की तरह बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने काफी देर तक कैसल के गार्डन्स और हॉल्स में सर्च किया, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां यान किंगचंग नींद में बड़बड़ा रही होती है। पानी। उस वक्त वो शाओचन के साथ जिस पोजीशन में सो रही थी वो काफी अजीब और एम्बिगुअस थी, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल फोकस करते हैं हमारे नन्हे डिटेक्टिव्स पर। रात के दूसरे पहर में केके और टेनैक्स को फाइनली कुछ मिलता है, एक अंडरग्राउंड पैलेस। ये पैलेस जमीन के नीचे छुपा हुआ था और वहां से एक ड्रैगन किंग का ऑरा फील हो रहा था। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। 10 मेजर गार्डन से कुछ डार्क शैडोज यानी लोग भी वहां आ रहे थे। केके और टेनैक्स तुरंत छुप गए। जब वो लोग अंदर चले गए तब ये दोनों दबे पांव उनके पीछे गए। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों फ्राइटेंड रैबिट्स की तरह वहां से भागे। अंडरग्राउंड पैलेस से एक ऐसी भयानक और ग्लूमी बीस्ट रॉर यानी दहाड़ सुनाई दी कि इनकी हालत खराब हो गई।
वो बिजली की रफ्तार से वापस भागकर इंटॉक्सिकेटिंग हाउस में आ गए। उस रात मूनफ्लावर कैसल की गहराइयों में काफी हलचल हुई। हवा में कई फिगर्स उड़ते हुए दिखे, लेकिन जल्द ही सब शांत हो गया। इससे पता चलता है कि मूनफ्लावर कैसल के पास कितनी पावर है। उन्होंने उस डिस्टर्बेंस को तुरंत दबा दिया। अब आती है सुबह। सूरज की पहली किरण मूनफ्लावर कैसल के क्रिस्टल ग्लास पर पड़ती है और पूरा हॉल रोशनी से जगमगा उठता है। और इसी रोशनी के साथ शुरू होता है आज का सबसे बड़ा कॉमेडी सीन। यान किंगचंग की आंख खुलती है। वो अभी भी नींद के नशे में है। उसे फील होता है कि वो किसी बड़े से सॉफ्ट डॉल को हक करके सो रही है। लेकिन अगले ही सेकंड उसे रियलाइज होता है, इस डॉल का बॉडी टेम्परेचर क्यों है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसके मुंह से एक चीख निकलने वाली होती है। वो शाओचन को हक करके लेटी हुई थी। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए थे। सोचो जरा, यान किंगचेंग जैसी प्राउड और घमंडी लड़की जो शाओचन को अपना दुश्मन मानती है, वो उसके साथ ऐसे चिपक कर सो रही थी। ये सीन किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। लेकिन यान किंगचेंग होशियार है। उसने चिल्लाई नहीं। उसने पहले चेक किया कि शाओचन जाग तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वो सो रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना हाथ उठाया और चाहा कि शाओचन के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारे। वो उसे मार देना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया ऑब्लिटरेट डीमन एब्सोल्यूट गॉड टेक्निक। शाओचन अब उसका ह्यूमन काउडलिंग बन चुका है। अगर शाओचन को चोट लगी तो यान किंगचेंग भी घायल होगी। उनकी किस्मत अब जुड़ चुकी है। मजबूरी में उसे अपना हाथ नीचे करना पड़ा। वो धीरे धीरे करके शाओचन की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी ताकि वो जाग न जाए। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। शाओचन का एक बड़ा सा हाथ गलती से उसके कपड़ों के अंदर फिसल गया था। यान किंगचंग गुस्से से दांत पीसने लगी। सुअर कही के, इतनी गहरी नींद में क्यों है तू। वो पूरी ताकत लगाकर शाओचन के भारी पैर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। तभी शाओचन अंगड़ाई हेते हुए जागता है और नींद में ही बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ थोड़ा और मूवमेंट करता है। बस फिर क्या था। आह! यान किंगचंग चीख पड़ी। उसने शाओचन को एक जोर की लात मारी और वहां से एक डरे हुए खरगोश की तरह कूदकर दूर हो गई। भले ही वो गुस्से में थी, पर उसकी ग्रेस अभी भी कायम थी। शाओचन अपनी नींद भरी आंखें खोलता है और यान किंगचंग की मर्डरस गेज को देखता है। वो मासूमियत से बोलता है, यार मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रात भर किसी टायरानिकल ड्रैगन ने मुझे दबा के रखा हो। भाई साहब, ये सुनकर यान किंगचंग का दिमाग फट गया। एक तो गलती खुद करता है और ऊपर से कंप्लेन भी कर रहा है। वो चिल्लाती है, तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो। लेकिन शाओचन का अगला डायलॉग सुनकर तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। वो अपने राइट हैंड को देखता है और बड़े प्यार से बोलता है, पता है मैंने अभी एक बड़ा अजीब सपना देखा। मैंने सपने में एक बड़ा सा सफेद खरगोश पकड़ा था। वो काफी सॉफ्ट और स्मूथ था। ओहो, ये सुनते ही यान किंगचन का चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया। उसकी आंखें पानी से भर गईं। उसे समझ आ गया कि शाओचन किस रैबिट की बात कर रहा है। वो बेचारी इतनी शर्मिंदा थी कि एक आम लड़की की तरह पैर पटकने लगी और अपनी चेस्ट को हाथों से कवर कर लिया। वो चिल्लाई, मर जा तू कमीने, गो टू हेल। शाओचन अभी भी अपने हाथ को देख रहा था, जैसे वो उस सॉफ्ट फीलिंग को याद करने की कोशिश कर रहा हो। अरे मैंने सपने में खरगोश पकड़ा तो तुझे क्या दिक्कत है। यान किंगचेंग ने गुस्से में टेबल पर रखा एक फल उठाकर मारा और हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गई। जाते जाते धमकी दे गई, शाओचन याद रखना, जब तक मैं सेलेस्टियल सिटी में हूं मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही वो गई, शाओचन का चेहरा बदल गया। वो जो अभी तक नींद में होने का नाटक कर रहा था, अचानक से शार्प और क्लियर हेडेड हो गया। वो जोर से हंसने लगा। मतलब भाई ने जानबूझकर मजे लिए थे। तभी कार्मेना और लाइरिया भी जागती हैं। वो दोनों मुस्कुराते हुए इस ड्रामे का मजा ले रही थीं। उधर हमारा फैटी यानी जुघारे मंगब भी जागता है, लेकिन वो बड़ा उदास है। वो कहता है, यार कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैं नशे में बेहोश हो गया और कुछ भी नहीं कर पाया। बेडरूम तक जाने का मौका ही नहीं मिला। लाइरिया और कार्मेना हंसती हैं और कहती हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है, आप ही बेहोश हो गए थे। खैर, सुबह हो चुकी थी। शाओचन और फैटी फ्रेश होकर इंटॉक्सिकेटेड हाउस से बाहर निकलते हैं। रोज गार्डन में बर्ड्स चहक रही थी। माहौल काफी सुहाना था। पीछे से कार्मिना और लाइरिया की आवाजें आती हैं, दोबारा जरूर आना। बाहर सड़क पर फैटी अभी भी वही रोना रो रहा था। भाई शाओ, वो क्रॉस ड्रेसिंग वाली चिक कौन थी? उसने हम सबको ड्रिंक करा दिया, लेकिन वो थी बड़ी सुंदर। कहीं तेरा उसके साथ कुछ सीन तो नहीं चल रहा?
शाओचन हंसने ही वाला था कि उसने देखा यान किंगचेंग सामने खड़ी है, दांत पीसते हुए उसे घूर रही है। शाओचन फैटी को वेट करने का बोलकर उसके पास जाता है। क्या हुआ, मेरा इंतजार कर रही थी? यान किंगचेंग गुस्से में बोलती है। थूकती हूं मैं तेरे इंतजार पर। वो तो पैट्रियार्क ने मैसेज भेजा है, इसलिए बता रही हूं। अगर सेलेस्टियल सिटी में तुझे कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देना। तू अनडाइंग फैक्शन का प्रोटेक्टर है। ये बोलते हुए उसे इतनी चिढ़ हो रही थी कि पूछो मत। वो सोच रही थी कि पैट्रियार्क ने इस कमीने को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है। याद रखना, हिसाब बराबर करूंगी मैं। ये बोलकर वो वहां से गायब हो गई। फैटी भी वहां से निकल गया अपने काम से, लेकिन उसने शाओचन को टैवर्न में ही रुकने को कहा। अब शाओचन केके और टेनैक्स के साथ शहर में घूमने निकलता है। शाओचन मार्केट में पहुंचता है जहां वॉर बीस्ट्स की ट्रेडिंग हो रही थी। यहां काफी शोर था। हर तरफ बड़े बड़े लोहे के पिंजरे थे जिनमें खतरनाक जानवर कैद थे। लेकिन तभी शाओचन की नज़र एक ब्लॉन्ड मैन और एक ब्लू हेड गर्ल पर पड़ती है। वो उनकी बातें सुनने लगता है। ब्लॉन्ड आदमी बोल रहा था, ये बड़े पिंजरे बेकार हैं, असली माल तो वही मिलता है जहां लोग उम्मीद नहीं करते। वो लड़की पूछती है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? ब्लॉन्ड आदमी समझाता है कि साउदर्न वेस्टलैंड में कई बार लोकल लोग गलती से यंग सेक्रेड बीस्ट्स पकड़ लेते हैं और उन्हें सस्ते में बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी असली वैल्यू नहीं पता होती। पिछले 10 सालों में 2 बार ऐसा हो चुका है कि किसी ने कौड़ी के दाम में एक लेजेंडरी बीस्ट खरीद लिया। इसे कहते हैं ट्रेजर हंटिंग या कल्टीवेशन की दुनिया में पिकिंग अप लीक्स। शाओचन को यह आइडिया पसंद आता है। वैसे भी उसके पास केके और टेनैक्स हैं जिनकी नज़रों से कुछ नहीं छुप सकता, तो वो भी उनके पीछे पीछे यंग बीस्ट मार्केट में घुस जाता है। यहाँ का नज़ारा अलग था। बड़े पिंजरे नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्रिस्टल हाउसेस थे। इनमें नन्हे नन्हे जानवर थे। कोई ब्लू आइड गोल्डन वुल्फ था तो कोई वाइट जेड राइनोसॉरस। एक 3 हेडेड लायन किंग का बच्चा भी था जो सोने जैसा चमक रहा था। लेकिन इनकी कीमत सुनकर शाओचन के होश उड़ गए। 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। भाई, इतना पैसा तो अपने पास है नहीं। लेकिन तभी केके अचानक से भागने लगता है। वो एक ऐसे कॉर्नर में जाता है जहां भीड़ कम थी। जब शाओचन वहां पहुंचता है, वो देखता है कि केके एक शीप रग पर लेटी हुई एक छोटी सी व्हाइट शेल्ड टॉर्टॉइज यानी कछुए के साथ खेल रहा है। ये कछुआ मुट्ठी भर साइज का था और गोल गोल घूम रहा था। ये कछुआ किसी क्रिस्टल हाउस में नहीं रखा था, बल्कि ऐसे ही नीचे पड़ा था। मतलब दुकानदार को इसकी वैल्यू नहीं पता थी। केके का इंटरेस्ट देखकर शाओचन का सिक्स सेंस जाग गया। अगर केके इससे खेल रहा है तो ये कोई आम कछुआ नहीं हो सकता। शाओचन ने बिना वक्त गवाए दुकानदार से पूछा, बॉस, ये कछुआ कितने का है? मुझे ये चाहिए। शाओचन उस दुकानदार के सामने खड़ा है और उस सफेद कछुए का भावताल कर रहा है। दुकानदार बेचारा थोड़ा शर्मिंदा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये कछुआ कोई खतरनाक बीस्ट नहीं लगता। शाओचन हंसता है और कहता है, बॉस, आप बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो। इस कछुए के गले में ये चैन क्यों बंधी है? क्या ये भाग जाएगा? दुकानदार थोड़ा ऑकवर्ड होकर सर खुजाता है और बोलता है, अरे भाई मत पूछो, ये कछुआ बड़ा अजीब है। ये हवा की रफ्तार से भागता है। पहले मुझे लगा ये कोई रेयर बीस्ट है, पर बाद में पता चला कि ये सिर्फ चोरी चकारी करना जानता है। गाइस, सोचो जरा, एक कछुआ जो चोरी करता है। दुकानदार बताता है कि ये कछुआ आसपास के घरों से मुर्गी यानी चिकन्स और कुत्ते चुराता है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है, एक ऐसा बीस्ट जो सिर्फ चोरी चकारी में एक्सपर्ट है। दुकानदार तो इसे मेडिसिन समझ के बेचना चाहता था कि ले जाओ और इसका सूप बना के पी जाओ, टॉनिक का काम करेगा। शाओचैन जोर से हंसता है। सही है बॉस, मैं वैसे भी डॉग मीट नहीं खाता, लेकिन व्हाइट टर्टल सूप तो बड़ा फेमस है। ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। यहाँ शाओचैन ने गेम खेल दिया। वो दिखा ऐसे रहा है कि उसे बस सूप पीने के लिए कछुआ चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि अगर केके, जो कि स्पिरिचुअल आइटम्स का बाप है, ने इसे पसंद किया है तो ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। शाओचैन ने नोट किया कि उस कछुए के शेल पर एक छोटा सा छेद है जिसमें एक काली पतली सी लोहे की चैन बंधी हुई है। दुकानदार ने बताया कि ये चैन पहले से ही थी, जब एक हर्ब डिगर यानी जड़ी बूटी खोदने वाला ने इसे जमीन के नीचे से निकाला था। शाओचैन ने जब उस चैन को गौर से देखा तो वो दंग रह गया। वो चैन देखने में पुरानी लग रही थी, लेकिन उस पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स यानी वर्ड्स लिखे हुए थे जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। और सबसे बड़ी बात, वो चैन इतनी स्ट्रांग थी कि शाओचैन अपनी ताकत से भी उसे तोड़ नहीं पा रहा था। मतलब साफ था, गाइस, हमने जैकपॉट हिट कर लिया है। ये कोई आम कछुआ नहीं, बल्कि एक एंशिएंट सील्ड बीस्ट है। खैर,
डील फाइनल होती है। दुकानदार खुशी खुशी वो कछुआ 2 गोल्ड कॉइन्स में या शायद फ्री में अगर वो वुल्फ कब खरीदे तो दे देता है। वो सोच रहा है कि चलो मुसीबत टली। लेकिन अभी शाओ चैन अपनी नई शॉपिंग का मजा ले ही रहा था कि अचानक आसमान में एक तेज हलचल हुई। पूरे मार्केट में शोर मच गया। लोग ऊपर देखने लगे। आसमान से एक ह्यूज रेनबो कलर्ड क्रेन यानी 7 रंग का सारस नीचे उतर रहा था। ये बीस्ट देखने में बेहद शानदार और पावरफुल लग रहा था और ये सीधा शाओ चैन की तरफ आ रहा था। शाओ चैन ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपने हाथ से एक गोल्डन स्वॉर्ड जी हवा में फायर की ताकि वो बर्ड उस पर टकरा ना जाए। वो रेनबो क्रेन साइड में लैंड करता है और उस पर से उतरती है आज की हमारी विलेनेस, या कहो एक बिगड़ी हुई शहजादी। ये एक ब्लू हेड गर्ल थी। दिखती तो किसी गुड़िया जैसी थी, पेटीट फिगर, बड़ी बड़ी वाटरी आइज, लंबी पलकें, पर उसके चेहरे पर जो घमंड था वो देखने लायक था। ये मैंडर फैमिली की लड़की थी जो सेलेस्टियल सिटी के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। वॉर बीस्ट कासल इन्हीं के कंट्रोल में है। आते ही इस लड़की ने शाओ चैन को इग्नोर किया और सीधा केके को देखने लगी। उसकी आंखें चमक उठी। वाओ, कितना क्यूट है। वो शाओ चैन की तरफ मुड़ती है और हुक्म चलाने वाले अंदाज में बोलती है, ओए, ये सफ़ेद शेर मुझे दे दे, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। शाओ चैन, साइलेंस। शाओ चैन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगा। लड़की का ईगो हर्ट हो गया। वो उसके रास्ते में आ गई। मैंने तुझसे कुछ कहा, सुनाई नहीं दिया? मैं मैंडर फैमिली से हूं, मुझे कोई ना नहीं बोलता। शाओ चैन ने हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची, जाओ अपने घर खेलो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। भाई साहब, ये सुन के लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू मुझे छोटी बच्ची बोल रहा है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं तुझे आज सबक सिखाऊंगी। अब यहां शुरू होता है ड्रामा। ये लड़की, जो कि आदत से मजबूर है, शाओ चैन को चैलेंज करती है। वो कहती है, अगर मैं तुझे हरा दूं तो वो सफ़ेद शेर मेरा, और अगर तू जीत गया, जो कि इम्पॉसिबल है, तो ये मेरा रेनबो क्रेन तेरा। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग कह रहे थे, भाई ये लड़की बहुत खतरनाक है, मैंडर फैमिली की है, इससे पंगा लेना बेवकूफ़ी है। लेकिन शाओ चैन के दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। उसे पता था कि सेलेस्टियल सिटी में एक अनरिटन रूल है कि बड़े लोग छोटी मोटी लड़ाई में बीच में नहीं आते। अगर ये सेम जेनरेशन की लड़ाई है तो कोई बुढ़ा बीच में टपकने नहीं वाला। शाओ चैन ने सोचा, मौका अच्छा है, इस घमंडी लड़की को लूटने का इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। शाओ चैन ने स्माइल किया। डील पक्की, पर बाद में रोना मत। ब्लू हेड गर्ल गुस्से में थी। वो हवा में उड़ी, बिल्कुल एक फेरी की तरह, और उसने 108 पाम इमेजेस का अटैक लॉन्च किया। उसकी कल्टीवेशन एक्सूविया 4th सेलेस्टियल लेवल पर थी। नॉर्मल लोगों के लिए ये लेवल बहुत हाई है। एक 18-19 साल की लड़की के लिए ये जीनियस लेवल है। लेकिन वो किसके सामने खड़ी थी? शाओ चैन के सामने। शाओ चैन ने अपनी जगह से हिलने का कष्ट भी नहीं किया। जैसे ही वो लड़की अटैक करने आई, शाओ चैन की फिगर ब्लर हुई। वो लड़की सिर्फ हवा यानी आफ्टर इमेज को मारती रह गई, और अगले ही पल स्मैक। इमेजिनरी साउंड, बट यू गेट द फील। शाओ चैन ने उसके अटैक के बीच में से निकलकर बड़े प्यार से उसके कान के पास से गुजरते हुए उसका एक ईयरिंग यानी झुमका छीन लिया और हल्का सा धक्का दिया, जिससे वो लड़की घूमते हुए दूर जा गिरी। सब शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। शाओ चैन ने वो ईयरिंग हवा में उछाला और कहा, शुक्र मनाओ, मैंने सिर्फ झुमका लिया है, गर्दन नहीं। तुम हार गई। वो लड़की दंग रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसकी एक्सूविया 4th लेवल की पावर शाओ चैन के सामने बच्चों का खेल थी। वो जमीन पर पैर पटकने लगी। तू चीटर है, तूने धोखा दिया। शाओ चैन, हार गई तो हार गई, अब ये रेनबो क्रेन मेरा है। भाई, वो लड़की इतनी शर्मिंदा हुई, इतनी गुस्से में थी कि वहां से भाग खड़ी हुई। जाते जाते धमकी दे गई, रुक तू, मैं अपने भाई को बुला के लाती हूं, तू सेलेस्टियल सिटी में बच नहीं पाएगा। भीड़ में लोग बातें करने लगे, ओए होए, मैंडर फैमिली की लड़की अपना रेनबो क्रेन हार गई, ये लड़का तो गया काम से। लेकिन शाओ चैन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसने वो रेनबो क्रेन वहीं मार्केट में किसी और को बेच दिया, या इम्प्लाई किया गया कि वो उसे रखने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद एक और लड़का आता है। ये मिक्स्ड ब्लड था, ब्लू हेयर, ब्लैक आइज। ये उस लड़की का भाई या रिलेटिव लग रहा था। वो थोड़ा पोलाइट था, पर उसकी आंखों में भी वही सुपीरियॉरिटी थी। उसने कहा, मेरे ओल्ड मैन यानी फादर या एल्डर ने तुम्हें इनवाइट किया है, क्या तुम चलोगे? शाओ चैन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मूड नहीं है, जाओ यहां से। भाई, एटीट्यूड देख रहे हो, मैंडर फैमिली का इनविटेशन मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। वो लड़का भी हैरान रह गया, तुम्हें पता है तुम किसको मना कर रहे हो? शाओ चैन आगे बढ़ गया बिना पीछे मुड़े। मैंने कहा ना, नहीं जाना।
अब सीन शिफ्ट होता है मैंडर फैमिली के अंदर के एक महल में। वहां कुछ बूढ़े लोग एल्डर्स बैठे ये सब देख रहे थे, प्रॉबेबली थ्रू मैजिक और रिपोर्ट्स। एक एल्डर की आवाज आती है, ये लड़का आ नहीं रहा। दूसरा एल्डर, ये शाओ चेन है, वही लड़का जिसने ड्रैगन आइलैंड पर तबाही मचाई थी। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से ये एक्सूविया 6th या 7th लेवल पर है, इससे डील करना आसान नहीं है। पहला एल्डर, हम बड़े लोग उस पर हाथ नहीं उठा सकते, ये रूल्स के खिलाफ होगा और अनडाइंग सेक्ट से जंग छिड़ जाएगी। लेकिन हमारे पास भी तो यंग एक्सपर्ट्स हैं, अपने फैमिली के टॉप फाइटर्स को भेजो। उस सफ़ेद जानवर केके और उस नए कछुए को हमें हासिल करना ही होगा। मतलब साफ है गाइज, शाओ चेन ने अभी अभी एक नई दुश्मनी मोल ले ली है। मैंडर फैमिली अब अपने यंग जीनियस फाइटर्स को भेजने वाली है शाओ चेन का शिकार करने के लिए। वापस मार्केट में शाओ चेन अपने नए साथी उस छोटे व्हाइट टर्टल को देख रहा था। वो कछुआ बेचारा डर के मारे अपने शेल में छुपा हुआ था। उसकी आंखें ब्लैक जेम्स जैसी थीं और वो बहुत इंटेलिजेंट लग रहा था। शाओ चेन ने उसे उठाया और कहा, तू डर मत, मैं तुझे सूप नहीं बनाऊंगा अगर तू काम का निकला तो। केके उस कछुए के साथ खेल रहा था। केके को पता था कि ये कछुआ स्पेशल है। शाओ चेन ने सोचा, सही है, एक चोर कछुआ, एक भुक्कड़ ड्रैगन यानी केके और एक एंशिएंट ड्रैगन किंग टेनिक्स, मेरी टीम तो पूरी सर्कस बन गई है। लेकिन रास्ते में शाओ चेन को फील हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। ये मैंडर फैमिली के लोग नहीं थे, बल्कि कुछ और ही बला थी। सीन कट होता है वहां जहां वो ब्लू हेड लड़की अपने बाकी भाई बहनों से मिल रही है। वो रो रही है, उसने मेरा क्रेन ले लिया और मुझे बेइज्जत किया। उसका भाई मिक्स्ड ब्लड वाला कहता है, चिंता मत करो, हमारे पास एक ऐसा एक्सपर्ट है जो सॉलिटरी स्वॉर्ड डीमन के लेवल का है। वो शाओ चेन को सब्जी की तरह काट देगा, बस देखती जाओ। शाओ चेन को अभी अंदाजा नहीं है कि उसने किस हॉर्नेट्स नेस्ट में हाथ डाल दिया है। सेलेस्टियल सिटी जो बाहर से शांत लगती है, अंदर से पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल का एक दलदल है। और अब शाओ चेन इस दलदल के बीच में खड़ा है, अपने 3 वॉर बीस्ट्स के साथ। शाओ चेन ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे मार्केट में अपना नाम बना लिया है। लोग दंग रह गए हैं। क्यों? क्योंकि उसने मैंडर फैमिली की लड़की कैटलीना को अपना फॉलोअर बना लिया है। आसपास खड़े लोग सीक्रेटली साय कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि ये लड़का जरूर मरने वाला है। मैंडर फैमिली से पंगा लेना और वो भी उनकी लड़की को शर्त में जीतकर अपने पीछे घुमाना, ये सीधा मौत को दावत देना है। लेकिन हमारे शाओ चेन को देखो, भाई के चेहरे पर डर का एक निशान तक नहीं है। वो बड़े आराम से स्वैगर के साथ सड़क पर चल रहा है और उसके पीछे पीछे चल रही है वो ब्लू हेड गर्ल कैटलीना। कैटलीना जो थोड़ी देर पहले तक एक प्राउड लिटिल फीनिक्स की तरह उछल रही थी, अब एक ऑस्ट्रिच की तरह सर झुका के चल रही है। वो इतनी शर्मिंदा है कि बस धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसके पीछे शहर के कुछ बिगड़ेल अमीरजादे यानी प्ले बॉयज चल रहे हैं, जो जोर जोर से हंस रहे हैं और हूटिंग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कैटलीना से पहले से चिढ़ते थे और आज उन्हें मजा आ रहा है। कैटलीना गुस्से में बड़बड़ाती है, एरोगेंट ब्रैट, तुम बहुत बुरे हो, क्या तुम सच में मुझे अपना अटेंडेंट बनाओगे? शाओ चेन बिना पीछे मुड़े कहता है, शर्त शर्त होती है, अगर हार गई हो तो मान लो, अगर पीछे हटना है तो भाग जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं शर्त कैंसिल नहीं करूंगा। भाई एटीट्यूड देख रहे हो? शाओ चेन ने साफ बोल दिया कि अगर भागना है तो भाग जाओ, पर मैं तुम्हें फ्री नहीं करूंगा। तभी शाओ चेन की नजर उस भीड़ में एक लड़के पर पड़ती है। ये वही लड़का है जिसने कैटलीना का रेनबो क्रेन खरीदा था। शाओ चेन चिल्लाता है, ओए प्रिटी बॉय, इधर आना, काम है तुझसे। गाइज, अब एंट्री होती है फेयर स्काई की। ये लड़का, या मैं कहूं ये ब्यूटी, इतना ज्यादा हैंडसम है कि शाओ चेन को भी डाउट हो गया कि कहीं ये लड़की तो नहीं। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद, स्नो वाइट, बाल किसी वाटरफॉल की तरह लंबे और सिल्की, और आंखें ऐसी कि कोई भी डूब जाए। अगर उसके गले में एडम्स एप्पल ना होता तो शाओ चेन पक्का उसे लड़की समझ लेता। ये बंदा ब्यूटीफुल मेस है, इतना सुंदर कि लड़कियां भी इससे जलने लग जाएं। वो लड़का मुस्कुराते हुए पास आता है और बोलता है, भाई मेरा नाम फेयर स्काई है, हम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मुझे प्रिटी बॉय मत बुलाना, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बंदा भी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये ग्रेट डेसोलेट वॉर बीस्ट कासल का वारिस है, यानी मैंडर फैमिली के लेवल का ही बंदा है। इसीलिए उसने कैटलीना से दुश्मनी लेने की हिम्मत की और उसका क्रेन खरीद लिया। कैटलीना उसे देखकर चिल्लाती है, ओए प्रिटी बॉय, तू रुक, मेरा भाई वापस आने दे, वो तुझे बताएगा। शाओ चेन को इनकी पुरानी दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था। उसने फेयर स्काई के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई वाइट फेस, गोरे मुखड़े वाले, मैं शहर में नया हूं,
मुझे एक घर खरीदना है, कोई बढ़िया जगह बता दे। फेयर स्काई तुरंत मान गया। उसे भी शाओ चैन में दम दिख रहा था और वो उससे दोस्ती करना चाहता था। सेलेस्टियल सिटी में जमीन की कीमत सोने से भी ज्यादा है। यहाँ हर कोई रहना चाहता है क्योंकि लेजेंड्स के हिसाब से ये सिटी ऑफ एम्परर्स है। यहाँ रहने से कल्टीवेशन में फायदा होता है। फेयर स्काई शाओ चैन को एक जगह ले गया। कीमत सुनकर शाओ चैन के होश उड़ गए। 11,000 गोल्ड कॉइन्स। भाई साहब, 11,000! शाओ चैन ने अभी 6,000 कमाए थे क्रेन बेचकर, फिर भी वो कर्जे में डूब गया। अब वो फेयर स्काई का 5,000 कॉइन्स का कर्जदार हो गया था। लेकिन जब शाओ चैन ने वो घर देखा तो उसे वो पसंद आ गया। 3 कोर्टयार्ड्स, छोटा सा ब्रिज, बहता हुआ पानी, एकदम पीसफुल जगह थी। लेकिन फेयर स्काई ने एक शैतानी मुस्कान के साथ पूछा, भाई तुझे पता है ये जगह इतनी महंगी क्यों है? शाओ चैन ने ना में सर हिलाया। फेयर स्काई ने कहा, जरा सामने देखो। सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बिल्कुल एक शाही महल जैसी। उसका मेन गेट सीधा शाओ चैन के घर के सामने खुलता था। फेयर स्काई ने धीरे से कहा, ये फेमस नॉर्थ स्टाइल एकेडमी है। इसके बगल में बैटल गॉड एकेडमी और वाइट एल्क एकेडमी भी हैं। ये शहर की एजुकेशनल स्ट्रीट है। यहाँ तीनों एकेडमीज की ब्यूटीज सुबह शाम आती जाती हैं। अगर मेरी वो टाइग्रेस यानी शेरनी फियांसे को पता ना होता तो मैं ये घर कभी नहीं बेचता। मैं यहाँ शाम को बैठता और बस नज़ारे देखता। ओहो, तो ये रीजन था। फेयर स्काई और शाओ चैन के बीच का ब्रदरहुड यहाँ पक्का हो गया। ये दोनों ही थोड़े रंगीन मिजाज के निकले। शाओ चैन भी सोचने लगा, वाह, बैल्कनी पे बैठो और एकेडमी की लड़कियां देखो, पैसा वसूल लोकेशन है। लेकिन पीछे खड़ी कैटलीना ने इनका भंडा फोड़ दिया। वो बोली, पर्वर्ट, तुम और वो मोटा सुअर फैटी जूग हमेशा यहाँ ताका झांकी करते हो। तीनों एकेडमीज ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रखा है। अगर तुम्हारे पीछे वॉर बीस्ट कासल ना होता तो लोग तुम्हें काट के फेंक देते। कैटलीना बेचारी गुस्से में वहां से भाग गई, ये कहकर कि वो वापस आएगी। खैर, शाओ चैन फाइनली सेटल हो गया। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट और सीरियस पार्ट पर। रात का वक्त था। शाओ चैन अपने कमरे में अकेला था। उसने उस वाइट शेल्ड टर्टॉइस को टेबल पर रखा। अब वक्त था इसके राज को जानने का। शाओ चैन ने अपनी डिवाइन सेंस को फोकस किया और उस पतली सी काली चेन के अंदर भेजा जो कछुए के गले में बंधी थी। ये चेन बालों जैसी पतली थी, लेकिन जैसे ही शाओ चैन की पावर इसके अंदर गई, दर्द, बेइंतहा दर्द। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को चीर रहा हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। पसीने से वो पूरा भीग गया। ये दर्द किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा था। ये सीधा उसकी सोल पर हमला था। अंधेरे में उसे कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स चमकते हुए दिखे। वो शब्द पढ़ने मुश्किल थे, लेकिन एक शब्द बार बार आ रहा था, ड्रैगन। सोचो दोस्तों, एक छोटा सा कछुआ और उसकी चेन पर हजारों साल पुराने एंशिएंट स्क्रिप्ट में ड्रैगन लिखा है। ये चेन किसने बनाई? किसने इस कछुए को कैद किया? शाओ चैन की हालत खराब हो गई थी, लेकिन जब वो इस प्रोसेस से बाहर निकला तो वो शॉक्ड था। उसकी डिवाइन सेंस पहले से ज्यादा स्ट्रांग और कंडेंस हो गई थी। इस चेन को पढ़ना एक तरह की ब्रूटल ट्रेनिंग थी। शाओ चैन ने कछुए को देखा और सोचा, कहीं तू ड्रैगन तो नहीं? फिर उसे लगा ये ख्याल कितना फनी है, एक कछुआ ड्रैगन कैसे हो सकता है? उसने कछुए के सर पर उंगली मारी और कहा, आज से तेरा नाम लिटिल थीफ यानी छोटा चोर। केके भी वहां आ गया और कछुए को उलट पुलट कर देखने लगा, जैसे वो भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये आइटम क्या है। शाम होती है, डस्क। आसमान लाल हो चुका है। अब एंट्री होती है हमारे तीसरे मस्केटियर की, फैटी जूग। फैटी और फेयर स्काई दोनों शाओ चैन के नए घर की बैल्कनी पर आते हैं। अब ये तीनों लौंडे, शाओ चैन, फैटी और फेयर स्काई, बैल्कनी पर बैठकर वही कर रहे थे जिसके लिए ये घर खरीदा गया था। नॉर्थ स्टाइल एकेडमी की छुट्टी हो रही थी और लड़कियां बाहर आ रही थीं। फैटी कमेंट्री शुरू करता है, भाई वो देख क्या फिगर है, टू हॉट। फेयर स्काई, अरे नहीं, वो वाली देख, सिंपल और प्योर। लेकिन अफसोस, उसके बगल में वो बदसूरत लड़का कौन है? गोबर के ढेर में फूल खिला है। ये तीनों पूरे परवर्ट्स की तरह बिहेव कर रहे थे। लड़कों वाली बातें, किसको कौन पसंद है, किसका फिगर कैसा है। अचानक फेयर स्काई चिल्लाता है, वो देख, परफेक्ट बैक व्यू, ग्रेसफुल वॉक, उफ, मैं तो बेहोश होने वाला हूं। लेकिन जैसे ही वो लड़की मुड़ती है, फैटी और फेयर स्काई दोनों चिल्ला पड़ते हैं, डैम इट, ये तो कैटलीना है, मनहूस। कैटलीना उन्हें घूर रही थी। फैटी ने तब शाओ चैन को वॉर्न किया, भाई तूने इस लड़की को फॉलोअर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। इसका एक बड़ा भाई है जो सॉलिटरी स्वॉर्ड डीमन के लेवल का एक्सपर्ट है। वो पूरे साउदर्न वेस्टलैंड के टॉप यंग एक्सपर्ट्स में आता है।
ये सुनकर शाओ चेन थोड़ा सीरियस हुआ। मैंडर फैमिली का पावर और कैटलीना का भाई, ये कॉम्बिनेशन खतरनाक था। फैटी ने बताया कि 3 महीने बाद सेलेस्टियल सिटी में एक ग्रैंड वॉर बीस्ट टूर्नामेंट होने वाला है। ये सिर्फ जानवरों की लड़ाई नहीं होगी, फैटी ने कहा, ये अलग अलग फोर्सेस का शोडाउन होगा। नॉर्थ से भी लोग आ रहे हैं, ड्रैगन किंग्स, सेक्रेड बीस्ट्स, सब यहां होंगे। आने वाला वक्त बहुत टर्बुलेंट होने वाला है। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि नीचे से एक आवाज आई, एरोगेंट ब्रैट, मैं वापस आ गई हूं। कैटलीना अपने दोनों हाथ कमर पे रखकर कोर्टयार्ड में खड़ी थी। वो पूरे गुस्से में थी। उसने ऊपर देखा और चिल्लाई, शाओ चेन, मेरा बड़ा भाई वापस आ गया है। वो तुझसे डेथ मैच लड़ना चाहता है। अभी के अभी नॉर्थ स्टाइल एकेडमी के प्लाजा में आ जा और अपने उस सफेद शेर केके को भी लाना। ये सुनते ही फैटी की हालत खराब हो गई। उसने गर्दन सिकोड़ ली। गई भैंस पानी में, इसने तो अपने भाई को बुला लिया। फेयर स्काई के हाथ से चाय का कप हिल गया और चाय गिर गई। भाई, ये सीरियस मामला है। लेकिन शाओ चेन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक एक्साइटमेंट चमक उठी। उसका कल्टीवेशन बढ़ चुका था। उसे एक स्ट्रांग अपोनेंट की तलाश थी, और अगर कैटलीना का भाई सॉलिटरी स्वॉर्ड डीमन के लेवल का है तो इससे बेहतर अपोनेंट कौन हो सकता है। शाओ कैन खड़ा हुआ और बोला, डरना क्या है, चलो चल के देखते हैं। ये एकेडमी 800 साल पुरानी है और सेलेस्टियल सिटी की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। इसकी शुरुआत कुछ लूज प्रैक्टिशनर्स, जो किसी बड़े सेक्ट से नहीं थे, ने मिलकर की थी। ये लोग लोन क्रेन्स थे, आज़ाद पंछी, जिनकी इंडिविजुअल ताकत भले ही कम हो, पर जब वो साथ मिले तो उन्होंने नॉर्थ स्टाइल एकेडमी जैसा जायंट खड़ा कर दिया। इन्होंने पिछले 800 सालों में दुनिया भर की ट्रेनिंग मेथड्स को स्टडी किया, बेकार चीज़ों को हटा दिया यानी वीड आउट किया, और एसेंस को रखकर 10 से ज़्यादा टॉप नॉच टेक्निक्स बनाई। ये एकेडमी शाओ चेन के नए घर के बिल्कुल सामने थी, सिर्फ एक सड़क का फासला था। शाम का वक्त था, क्लासेस खत्म हो चुकी थीं और स्टूडेंट्स रिलैक्स कर रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है हमारी टीम शाओ चेन की। आगे आगे कटालेना चल रही थी और पीछे शाओ चेन, फैटी और फेयर्स की। कटालेना एकेडमी में काफ़ी पॉपुलर थी। जैसे ही वो एंटर हुई, लोग उसे ग्रीट करने लगे। लेकिन जब लोगों की नज़र फैटी और फेयर्सकी पर पड़ी तो उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों पीपिंग टॉम्स यानी ताका झाकी करने वाले मशहूर थे। ये अक्सर यहाँ आते थे लड़कियां देखने, इसलिए स्टूडेंट्स इन्हें घूर रहे थे। इवन शाओ चैन को भी कुछ लोगों ने गंदे लुक्स दिए क्योंकि वो इन दोनों के साथ था। कटालेना आज प्योर फॉर्म में थी। वो चिल्लाने लगी, आओ सब लोग आओ, आज एक जबरदस्त फाइट होने वाली है। एक पर्वर्ट को हमारे एकेडमी का एक्सपर्ट पीटने वाला है। फैटी थोड़ा घबरा गया। यार, ये लड़की तो बहुत रूथलेस है, इतने लोगों के सामने बेइज्जत करवाएगी। लेकिन फेयर्सकी और शाओ चेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शाओ चेन ने कहा, छोटी बच्ची, तेरा भाई कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे। कटालेना उन्हें एकेडमी के अंदर ले गई। नॉर्थ स्टाइल एकेडमी वाकई में खूबसूरत थी। ग्रैंड हॉल्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, गार्डन्स, वाटरफॉल्स, सब कुछ एकदम शाही था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। कटालेना लोगों को इकट्ठा कर रही थी ताकि वो शाओ चेन की बेइज्जती सबके सामने कर सके। वो बार बार शाओ चेन को प्रोवोक कर रही थी। एरोगेंट ब्रैट, आज तू हारने वाला है। तूने मुझे शर्मिंदा किया, अब मैं हिसाब बराबर करूंगी। लेकिन फैटी और फेयर्सकी को कुछ शक हो रहा था। फैटी ने धीरे से कहा, यार, क्या सच में उसका फ्रीक भाई वापस आ गया? वो बंदा इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि ऐसे तमाशा करे। फेयर्सकी ने कटालेना से पूछा, क्या सच में तेरा भाई लड़ने वाला है? कटालेना ने स्माइल किया, बिल्कुल। फाइनली वो एक सेंटर ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे। ये जगह एक सफायर जैसी नीली झील के पास थी। माहौल बहुत शांत और सेरीन था, पर वहां मर्डरस ऑरा भी फील हो रही थी, जो कि सालों से यहां प्रैक्टिस करने वाले फाइटर्स की वजह से थी। शाओ चेन मैदान के बीच में जाके खड़ा हो गया। तभी भीड़ में से आवाजें आने लगी, अरे ये तो 4 एक्सपर्ट्स हैं। शाओ चेन के सामने 4 लोग आ गए। फैटी और फेयर्सकी दंग रह गए। ये क्या मजाक है? ये तो नॉर्थ स्टाइल एकेडमी के एक्सपर्ट्स हैं। तेरा भाई कहाँ है? कटालेना गिगल की, हंसी, इनमें से एक मेरा भाई ही तो है। फेयर्सकी, वो तेरा कजिन है, असली भाई नहीं। कटालेना, तो क्या हुआ, कजिन भी तो भाई होता है, और ये मेरे असली भाई से कम नहीं है। फैटी का मुंह लटक गया। भाई शाओ चेन गया काम से, ये लोग हमसे 6-7 साल बड़े हैं, ये चीटिंग है। फेयर्सकी ने भी कहा, कटालेना, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बंदा लैम्डा है, ये 29 ईयर्स का है, हम 20 के हैं, ये तो अंकल की उम्र का है। कटालेना ने स्माइल किया और कहा,
रूल्स के हिसाब से 30 से नीचे सब यंगर जनरेशन है, तो कोई चीटिंग नहीं है। गाइस, कटालिना ने गेम खेल दिया था। उसने अपने असली मॉन्स्टर भाई को नहीं, बल्कि अपने कजिन लैम्डा को बुलाया था। लैम्डा 29 ईयर्स का था और 8th सेलेस्टियल लेवल पर था। सोचो जरा, शाओ चेन, जो शायद 6th या 7th लेवल पर है, का मुकाबला एक 8th लेवल के एक्सपर्ट से, जो उससे 10 साल बड़ा है। लैम्डा और उसके 3 दोस्त मैदान में आए और शाओ चेन को घेर लिया। लैम्डा का एटीट्यूड एकदम सीनियर एक्सपर्ट वाला था, हाथ पीछे बांधे हुए, ठंडा दिमाग। बाकी 3 भी 25-26 ईयर्स के थे। पूरे एकेडमी में खबर फैल गई थी कि लैम्डा लड़ने वाला है। 700-800 लोग जमा हो गए थे। लैम्डा ने बड़े एरोगेंस से कहा, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं, अगर मैं डायरेक्ट लड़ा तो ये बुलिंग होगी। पहले मेरे दोस्तों से लड़ो, अगर तुम उन्हें हरा पाए तब मैं सोचूंगा। भाई, एटीट्यूड देख रहे हो? लैम्डा ने सीधा बोल दिया कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो। लेकिन शाओ चेन ने पूरे ग्राउंड में अपनी आवाज गुंजा दी, तुम चारों एक साथ आ जाओ। बूम! पूरी भीड़ हैरान रह गई। क्या ये पागल है क्या? चारों एक साथ? इस लड़के में दम तो है। लोग बातें करने लगे कि ये वही लड़का है जिसने मैंडर फैमिली की लड़की को फॉलोअर बनाया है। शाओ चेन का नाम पूरे एकेडमी में फैल गया। लड़कियां पूछने लगी, कौन है ये हैंडसम लड़का? फैटी और फेड्स की जल भुन गए। यार, हम इतने सालों से यहाँ हैं, हमें कोई नहीं पूछता। ये नया आया और छा गया। लैम्डा के आईब्रोज ट्विच हुए, उसकी बेइज्जती हो गई थी। तभी उसके दोस्तों में से एक, वॉन्ग मिंग, आगे आया। वॉन्ग मिंग 25 ईयर्स का था और 6th सेलेस्टियल लेवल पर था। वो चिल्लाया, ब्रैट, तू बहुत घमंडी है, मैं तुझे सिखाता हूं। वॉन्ग मिंग ने अटैक किया। उसकी स्पीड हवा जैसी थी। उसने अपनी फेमस टेक्निक यूज की, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन सेबर। एक लाल रंग की सेबर हवा में बनी, ऐसा लगा जैसे खून का बादल छा गया हो। 81 सेबर लाइट्स ने शाओ चेन को घेर लिया। रेड लाइटनिंग चमकने लगी। लोग चिल्लाने लगे, वॉन्ग मिंग ने अपनी बेस्ट मूव यूज की है, ये लड़का तो गया। सबको लगा कि अब शाओ चेन के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हुआ वही जो किसी ने सोचा नहीं था। न कोई बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, न कोई शोर, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी चमकी। शाओ चेन का हाथ हवा में उठा और उसने उन 81 सेबर लाइट्स के बीच में से अपना हाथ निकालकर उन्हें तोड़ दिया, बिना किसी आवाज के, जैसे वो कांच के बने हो। भीड़ में से कोई चिल्लाया, इमॉर्टल सील! ये अनडाइंग क्लैन की इमॉर्टल सील है। 10,000 मैजिक्स कैनॉट टच द बॉडी। इमॉर्टल सील एक ऐसी टेक्निक है जो वीक को यूज करके स्ट्रॉन्ग को हराती है। जब तक दिल नहीं बुझता, शरीर नहीं मिटता। शाओ चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने हाथ को फ्लिप किया और वॉन्ग मिंग की पूरी ब्लडी सेबर टेक्निक को ऐसे शैटर कर दिया जैसे वो मिट्टी का खिलौना हो। वॉन्ग मिंग को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली ने मारा हो। वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। 1 स्ट्राइक! सिर्फ एक बार में एक 6th सेलेस्टियल लेवल का एक्सपर्ट ढेर हो गया। पूरी एकेडमी सन्नाटे में थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 20 साल के लड़के ने 25 साल के एक्सपर्ट को एक झटके में हरा दिया। कटालिना की आंखें फटी की फटी रह गई। फैटी और फेड्स की खुशी से उछल पड़े। और शाओ चेन वैसा ही शांत खड़ा था जैसे कुछ हुआ ना हो। लैम्डा, जो कि 8th लेयर एक्सपर्ट है, एक लाइट की स्पीड से भागता है और वैंग मिंग को कैच करता है। वैंग मिंग के मुंह से खून निकल रहा था और वो बुरी तरह घायल था। पूरी एकेडमी में सन्नाटा था। फिर अचानक शोर मच गया, एक मूव में हरा दिया, ये लड़का कौन है? देखते ही देखते मैदान में हजारों लोग जमा हो गए। खबर आग की तरह फैल गई कि कोई मैडमैन नॉर्थ स्टाइल एकेडमी के एक्सपर्ट्स को चैलेंज कर रहा है। अब बारी थी दूसरे एक्सपर्ट की। एक दुबला पतला लड़का आ भी आया। उसका नाम था जू फेंग। जू फेंग ज्यादा बकवास नहीं करता, वो सीधा बोलता है, आई विल फाइट यू। लोग विस्पर करने लगते हैं, ये जू फेंग है, नेचुरल बॉर्न साइकिक। इसकी स्पेशलिटी है इनविजिबिलिटी, ये गायब होकर मारता है। और अगले ही पल जू फेंग सच में गायब हो गया। सूरज ढल रहा था, पूरे मैदान में लाल रोशनी थी, लेकिन जू फेंग का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक शाओ चेन मूव करता है। वो एक फेदर की तरह 5 मीटर दूर जंप करता है। जैसे ही वो हटता है, वहां एक धमाका होता है। मतलब अगर शाओ चेन वहां खड़ा रहता तो उसका काम तमाम था। शाओ चेन के आईब्रोज सिकुड़ गए। ये इनविजिबल अपोनेंट थोड़ा ट्रिकी था। क्रैक! एक लाइटनिंग बोल्ट अचानक हवा से निकली और शाओ चेन के कपड़ों का एक हिस्सा जला दिया। भाई साहब, बाल बाल बचा। हवा में जले हुए कपड़ों और फ्लैश की स्मेल थी। मैदान में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबकी सांसें अटकी हुई थी। ची!
तलवार चलने की आवाज। एक इनविजिबल ब्लेड सीधा शाओ चैन की गर्दन की तरफ आई। लेकिन शाओ चैन की फ्लेक्सिबिलिटी देखो, वो एक वाइन की तरह मुड़ गया, ब्लेड को डॉज किया और फिर एक चीता की तरह घूमकर उस तरफ पंच मारा जहां से अटैक आया था। शाओ चैन का पंच सीधा हवा में गया। बूम! एक ग्रोन सुनाई दिया और जूफेंग हवा में विजिबल हो गया। वो पीछे गिरा, उसका एक हाथ ट्विस्ट हो चुका था। शाओ चैन ने अंधेरे में तीर मारा और निशाना सीधा लगा। शाओ चैन ने कामली कहा, वेरी गुड, तुम अच्छे हो। लेकिन जूफेंग को यह सुनकर गुस्सा आ गया, तू मुझे लेक्चर देगा? वो फिर से गायब हो गया। लेकिन इस बार शाओ चैन ने अपनी डिवाइन सेंस एक्टिवेट कर ली। अब उसके दिमाग में जूफेंग की हर मूवमेंट क्लियर थी। शाओ चैन ने हवा में एक जगह देखा और बोला, तू मेरा ओपोनेंट नहीं है। फिर एक जोर का पंच मारा। बूम! इनविजिबल जूफेंग हवा में उड़ता हुआ दिखा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। उसका दूसरा हाथ और पैर भी टूट गए थे। वो एक स्कैरक्रो की तरह दूर जा गिरा। लोगों के होश उड़ गए। ये आदमी है या ह्यूमनॉइड टारानोसॉरस? इसने जूफेंग को खिलौना बना दिया। फेयर स्काई यानी प्रिटी बॉय ने ठंडा सांस लिया। भाई, ये लड़का बहुत रूथलेस है। उसने फैटी से कहा, ओए मोटे, संभल के रहना। अगर तूने शाओ चैन के पेट यानी टेनैक्स को छेड़ा तो ये तेरी हड्डियां भी ऐसे ही तोड़ेगा। कैटलीना यानी ब्लू हेड गर्ल भी डर गई थी। वो अपने दांतों से होंठ चबा रही थी। ये स्टील का बना है क्या? कहीं मेरा कजन लैम्डा भी इससे हार न जाए। अब मैदान में तीसरा एक्सपर्ट आया, जू लॉन्ग। ये बंदा आयरन फिस्ट के नाम से मशहूर था, 7 सेलेस्टियल लेयर का एक्सपर्ट। उसने आते ही एक पावरफुल पंच मारा जिसमें से पर्पल लाइट निकल रही थी। शाओ चैन ने डॉज नहीं किया। उसने भी अपना पंच आगे किया। बूम! थंडर साउंड। दोनों के फिस्ट्स टकराए। शाओ चैन अपनी जगह से हिला तक नहीं। लेकिन जू लॉन्ग 7-8 कदम पीछे चला गया। उसका हाथ सूज गया था, खून निकल रहा था। लोग चिल्ला उठे, ये मॉन्स्टर है, इसने आयरन फिस्ट को पावर में हरा दिया। जू लॉन्ग को समझ आ गया कि वो स्ट्रेंथ में शाओ चैन से नहीं जीत सकता। वो हवा में उड़ गया, साइकिक एबिलिटी। वो ऊपर से एनर्जी ब्लास्ट्स मारने लगा। लोगों ने सोचा अब शाओ चैन क्या करेगा, वो तो उड़ नहीं सकता। लेकिन सरप्राइज, शाओ चैन के पीछे अनडाइंग डिवाइन विंग्स यानी लाइट विंग्स खुल गए। वो एक रॉकेट की तरह ऊपर गया और सीधा जू लॉन्ग से टकराया। ह्यूमनॉइड टिरानोसॉरस कैन फ्लाई, ये देखकर सबकी फट गई। हवा में थोड़ी देर ढिशुम ढिशुम हुई और फिर एक बॉडी नीचे गिरी। जू लॉन्ग जमीन पर गिरा, उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। अब बारी थी फाइनल बॉस की, लैम्डा, 8 सेलेस्टियल लेयर। पूरी एकेडमी, आसपास के दूसरे कॉलेजेस, व्हाइट डियर आरएस एकेडमी के स्टूडेंट्स भी दीवारों पर चढ़कर देख रहे थे। एक लड़की चिल्लाई, ब्रदर टेरानोसॉरस, आई लव यू, हमारे कॉलेज आना, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलाऊंगी। माहौल पूरा केओटिक था। लैम्डा मैदान में आया। वो शांत था। उसने कहा, तुमने तीनों को हरा दिया, मैं आज तुम्हें तंग नहीं करूंगा, कल आना। शाओ चैन ने कहा, कल करे सो आज कर, अभी निपटा लेते हैं। लैम्डा ने स्माइल किया, ठीक है, लेट्स डू इट। दोनों ने फाइट शुरू की। शाओ चैन ने पहला मूव किया। वो 10 मीटर दूर था पर एक कदम में लैम्डा के सामने पहुंच गया। श्रिंक अर्थ टेक्निक। लैम्डा हवा में उड़ गया। शाओ चैन भी ऊपर गया और सिजर किक ट्राई की। लैम्डा ने डॉज किया। शाओ चैन ने हवा में डायरेक्शन बदला और अपने वेस्ट से लैम्डा के लेग्स के बीच में टैकल किया। लोग चिल्लाए, ओए ये तो फाउल है, बड़ा रूथलेस है ये लड़का। लैम्डा किसी तरह बचा। अब शाओ चैन ऊपर से नीचे डाइव मार रहा था, अपने हाथ को ब्लेड बनाकर। लैम्डा के पास बचने का रास्ता नहीं था। बूम! ऐसा लगा दो पहाड़ टकराए हों। जमीन फट गई। शॉक वेव से आसपास खड़े लोग गिर गए। धूल और मिट्टी के बीच दोनों एक दूसरे पर लाइटनिंग की तरह अटैक कर रहे थे। अचानक लैम्डा ने अपनी हेवनली फेदर आर्मर एक्टिवेट की और हवा में उड़ गया। शाओ चैन भी अपने विंग्स के साथ ऊपर गया। दोनों आसमान में लड़ रहे थे। ये नज़ारा देखने लायक था। फाइनली लैम्डा ने डिसाइड किया कि अब खेल खत्म करना होगा। वो चिल्लाया, यिन यांग एक्सटर्मिनेशन। ये उसकी अल्टीमेट टेक्निक थी। शाओ चैन को डेंजर फील हुआ। उसने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक निकाली। वो भी चिल्लाया, गॉड स्लेयर, शन मिए। शाओ चैन ने गॉड स्लेयर एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि गॉड स्लेयर सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स मूव नहीं है। ये इम्प्रिंट ऑफ द डाओ है। मतलब ये ग्रेट डाओ का निचोड़ है। भले ही शाओ चैन ने अभी तक इसके ट्रू एसेंस को पूरी तरह मास्टर नहीं किया था, क्योंकि वो काम तो इमॉर्टल्स के लिए भी मुश्किल है, लेकिन पिछले 1 साल की कल्टिवेशन ने उसे इतना काबिल बना दिया था कि वो इसके मार्क को यूज कर सके। लैम्डा, जो कि 8th सेलेस्टियल लेयर पर था, उसने पहली बार महसूस किया कि मौत उसके सर पर मंडरा रही है। लेकिन शाओ चैन,
जितना ज्यादा खतरा बढ़ता था वो उतना ही शांत होता जा रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल खाली, एम्प्टी हो गया था, जैसे वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्पेक्टेटर हो। उसने अपने हाथ से एक डाव मार्क बनाया, गॉड स्लेयर। जैसे ही ये मूव लॉन्च हुआ, आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां फैल गईं। सोचो जरा, सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन अचानक आसमान में हजारों तारे चमकने लगे। ये कोई सुहानी रोशनी नहीं थी, ये मौत की रोशनी, लाइट ऑफ डेथ थी। हवा में बिजली कड़कने लगी और एक ऐसी किलिंग इंटेंट फैल गई जैसे पहाड़ टूटने वाले हों। वहीं दूसरी तरफ लैम्डा का यिन यांग एनिहिलेशन हैंड भी कम नहीं था। लैम्डा के एक हाथ में स्याही जैसा काला, ब्लैक एज इंक, और दूसरे हाथ में सफ़ेद जेड जैसा ट्रांसल्यूसेंट रंग था। ये दो अलग रंग मिलकर एक सुनामी की तरह एनर्जी रिलीज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्पेस खुद फट रहा हो। और सबसे डरावना सीन तब क्रिएट हुआ जब लैम्डा के इस अटैक ने एक इल्यूजन क्रिएट किया। शाओ चेन को आसमान में एक हेल पैलेस, नरक का महल दिखाई दिया। उस महल के दरवाजे पर बड़े बड़े डीमंस के स्टैचूज थे और एक काला दरवाज़ा खुल रहा था जो शाओ चेन को निगलने के लिए तैयार था। ये सीन वाकई में हॉरिफाइंग था। एक मार्शल आर्ट्स मूव जो हेल का दरवाज़ा खोल दे, ये मैंडर फैमिली की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन शाओ चेन का गॉड स्लेयर एक सोने के सूरज की तरह आगे बढ़ा। उस गोल्डन लाइट के अंदर हजारों छोटी छोटी तलवारें और ब्लेड्स थीं। ये सब मिनिएचर थीं, 3 इंच से लंबी नहीं, लेकिन इनकी तादाद हजारों में थी। अब आसमान में दो इल्यूजरी रेल्म्स टकरा रहे थे। एक तरफ अंधेरा हेल पैलेस, दूसरी तरफ हजारों गोल्डन स्वॉर्ड्स। लैम्डा शॉक में था। ये कैसे हो सकता है? यिन यांग एनिहिलेशन हैंड उसकी फैमिली का गर्व था। इस मूव के दम पर मैंडर फैमिली ने सालों तक सर्दर्न वेस्टलैंड पर राज किया। इवन स्पेस और टाइम मास्टर्स भी इस मूव के सामने पीछे हट जाते थे। लेकिन आज आज वो देख रहा था कि उसका हेल पैलेस टूट रहा था। शाओ चेन की वो छोटी छोटी गोल्डन स्वॉर्ड्स सब कुछ काटते हुए आगे बढ़ रही थीं। बूम! 2 दर्जन कोलिजन्स के बाद आसमान में एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। सबसे पहले शाओ चेन दिखा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। ये पहली बार था जब शाओ चेन अपनी नई पावर के बाद घायल हुआ था। लेकिन लैम्डा लैम्डा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो हवा में खड़ा था और अचानक उल्टी होकर गिरा। उसने मुंह भर के खून उल्टी किया और आसमान से नीचे गिरने लगा। विक्ट्री! शाओ चेन ने एक 8 सेलेस्टियल लेयर एक्सपर्ट को हरा दिया था। नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे, लैम्डा हार गया, लैम्डा हार गया। ये लड़का इंसान नहीं है, इसने सर्दर्न वेस्टलाइन की हिस्ट्री बदल दी। लोग कहने लगे कि अब सॉलिटरी स्वॉर्ड डीमन, कैटलीना का असली भाई और शाओ चेन के बीच कंपटीशन होगा। शाओ चेन ने साबित कर दिया कि वो 20 साल की उम्र में ही 8 सेलेस्टियल लेयर के एक्सपर्ट को हरा सकता है। फैटी जुगरे ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। भाई, मैं बेहोश होने वाला हूं। ये बंदा तो कैटलीना के भाई से भी खतरनाक निकला। फेयर स्काई ने एक गहरी सांस ली। वो खुद एक एक्सपर्ट था, इसलिए वो समझ गया था कि क्या हुआ। उसने फैटी से कहा, मोटे, अब तू टेनैक्स ड्रैगन को चुराने का ख्याल दिमाग से निकाल दे। ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी शक्ति है, वरना इसके पास गॉड स्लेयर जैसी टेक्निक कहाँ से आई? उधर कैटलीना ब्लू हेड गर्ल भागते हुए मैदान के बीच में गई। लैम्डा को किसी ने कैच कर लिया था। वो काफी वीक लग रहा था। लैम्डा ने कैटलीना को देखा और बिटर स्माइल से कहा, मुझे नहीं लगा था वो इतना स्ट्रांग होगा। कैटलीना रो पड़ी। भैया, ये सब मेरी गलती है। जब असली भैया आएंगे। लैम्डा ने उसे रोका। पागल लड़की, उसने मुझ पर रहम खाया है, हेल्ड बैक। अगर वो चाहता तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। सोचो दोस्तों, शाओ चैन ने अपनी फुल किलिंग इंटेंट यूज नहीं की थी। अगर वो चाहता तो लैम्डा के चिथड़े उड़ गए होते। दूर खड़े नॉर्थ स्टाइल एकेडमी के एल्डर्स भी ये देख रहे थे। एक एल्डर ने धीरे से कहा, क्या वो गॉड स्लेयर था? दूसरे ने कहा, बहुत सिमिलर था। मैंडर फैमिली की यिन यांग टेक्निक का आज नेमेसिस मिल गया। पूरी एकेडमी में हंगामा मच गया। नॉर्थ स्टाइल एकेडमी के स्टूडेंट्स शर्मिंदा थे, वहीं व्हाइट एल्क और एरेस एकेडमी के स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ा रहे थे। फेयर स्काई और फैटी भागते हुए शाओ चैन के पास गए। फेयर स्काई ने कहा, भाई चलो यहाँ से। आप फेमस हो गए हो, लेकिन अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। शाओ चैन ने हामी भरी। उसने टेनैक्स और केके को उठाया और तीनों वहां से निकल गए। रास्ते में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ह्यूमनॉइड टायरानोसाउरस का रास्ता रोके। सब डर के मारे साइड हो गए।
एकेडमी से बाहर निकलने के बाद फैटी ने चैन की सांस ली। भाई मान गए तुझे, तूने तो धागा खोल दिया। अब मैं सीना तान के एकेडमी रोड पर अपनी सिस्टर को देखने आ सकता हूँ। तेरा नाम सुनकर ही लोग डर जाएंगे। फेयर स्काई ने अपना सर पकड़ लिया। पता नहीं मैंने तुम्हें यहाँ घर दिलवा के सही किया या गलत, आगे चलकर बहुत ड्रामा होने वाला है। फेयर स्काई ने सजेस्ट किया कि शाओ चेन कुछ दिनों के लिए लो की रहे, यानी चुप कर रहे, क्योंकि अब हर बड़ी एकेडमी और पावर की नज़र उस पर है। शाओ चेन ने भी यही ठीक समझा। वो अगले कुछ दिन अपने घर में बंद होकर कल्टीवेशन करता रहा। लेकिन भाई खाना तो खाना पड़ेगा ना। अपना शाओ चेन पेट का मामला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो रोज़ चुपचाप बाहर निकलता था खाना खाने के लिए। वो कोशिश करता था कि शांत जगह पर जाए, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत बताकर नहीं आती। एक दिन जब वो सड़क पर जा रहा था, कुछ सोल्जर्स सिपाही भागते हुए आए। उनके आर्मर चमक रहे थे और हाथों में तलवारें थीं। एक सोल्जर ने चिल्लाया, ओए रुको वहां। शाओ चेन रुका। सोल्जर ने कहा, हमें शक है कि तुम एक मर्डर केस में इन्वॉल्व्ड हो, चलो हमारे साथ। शाओ चेन ने उनकी शक्ल देखी और समझ गया कि ये शक नहीं बल्कि जानबूझकर परेशान करने का प्लान है। कोई पावरफुल बंदा उसे तंग करना चाहता है। शाओ चेन ने पूछा, कोई सबूत है? सोल्जर ने स्नीयर किया, वहां चल के पता चल जाएगा, चलो चुपचाप। शाओ चेन को गुस्सा आने लगा। वो बेवजह सड़क पर खून खराबा नहीं करना चाहता था, क्योंकि सेलेस्टियल सिटी में रूल स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ का सिटी लॉर्ड बहुत पावरफुल है। लेकिन ये सोल्जर सर पर चढ़ रहे थे। एक सोल्जर ने इम्पेशेंट होकर कहा, जल्दी चल। शाओ चेन ने ठंडे दिमाग से कहा, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा ये घमंड आगे भी ऐसा ही रहे। ये सुनकर सोल्जर भड़क गया। उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की, मैं प्रिंस ली, फर्स्ट रैंक प्रिंस का सिपाही हूँ। अगर मैंने तुझे सड़क पर मार भी दिया तो मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ओहो, तो ये बात है। प्रिंस ली, मतलब अब शाओ चैन का सामना रॉयल्टी से होने वाला है। लेकिन शाओ चैन कौन है? ये वो बंदा है जिसने मॉर्टल वर्ल्ड में रॉयल प्रिंसेस को मार दिया था। तो ये प्रिंस ली किस खेत की मूली है? शाओ चैन में एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में वो पुरानी किलिंग इंटेंट वापस आ गई। उसने सोल्जर की आंखों में देखा और कहा, हिम्मत है तो दोबारा बोल के दिखा। भले ही वो सोल्जर्स घमंडी थे, पर शाओ चैन की वो नज़र, वो ह्यूमनॉइड टायरानासोरस वाली नज़र देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। जो गाली वो देना चाहते थे वो उनके गले में ही अटक गई। सीन शिफ्ट होता है इनर सिटी के रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर। वहां एक लेफ्टिनेंट अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वेट कर रहा था। जैसे ही जियाओ चैन वहां पहुंचा, लेफ्टिनेंट ने बिना कुछ पूछे, बिना कोई बात किए सीधा अपना हॉर्स व्हिप उठाया और जियाओ चैन के चेहरे पर मारने की कोशिश की। वो चिल्लाया, रेकलेस फूल, बेवकूफ कहीं के। एक तेज आवाज आई। लेफ्टिनेंट शून्य पड़ गया। उसका चाबुक अभी हवा में ही था, जियाओ चैन को छू भी नहीं पाया था, लेकिन लेफ्टिनेंट के गाल पर एक बड़ा सा लाल हैंडप्रिंट छप चुका था। जियाओ चैन ने उसके चाबुक मारने से पहले ही उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया था। लेफ्टिनेंट को यकीन नहीं हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गुस्से में उसने फिर से चाबुक उठाया। जियाओ चैन का सोचा, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरा थप्पड़, इस बार और जोर से। लेफ्टिनेंट का चाबुक फिर से जियाओ चैन को टच नहीं कर पाया। लेफ्टिनेंट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो प्रिंस का गार्ड है, आज तक उसने लोगों को मारा था, किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। तीसरा थप्पड़, लेफ्टिनेंट की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। अब बाकी के 8 सोल्जर्स को होश आया। उन्होंने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड्स निकाल ली और जियाओ चैन पर टूट पड़े। भाई साहब, ये लोग भूल गए थे कि ये किसके सामने खड़े हैं। ये वो बंदा है जिसने 8th सेलेस्टियल लेयर के एक्सपर्ट को हराया है। एक क्लियर मेटालिक साउंड आई। जियाओ चैन ने बिना किसी वेपन के अपने बेयर हैंड्स यानी नंगे हाथों से उनकी तलवारों पर वार किया और अगले ही पल वो 8 चमकती हुई तलवारें टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गईं। सोल्जर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। तलवार तोड़ दी हाथ से? ये इंसान है या लोहा? लेकिन जियाओ चैन रुकने वाला नहीं था। उसने लेफ्टिनेंट का कॉलर पकड़ा और लगातार 4 थप्पड़ मारे। जियाओ चैन ने गुस्से में कहा, तू है कौन? बस इसलिए कि तू प्रिंस का सोल्जर है, तुझे लगता है तू बड़ा आदमी बन गया? लेफ्टिनेंट चिल्लाया, ट्रीजन, बगावत, तू बगावत कर रहा है, छोड़ मुझे। जियाओ चैन ने ठंडा हंसा, बगावत? तू अपने आप को एम्परर समझता है क्या? और फिर 2 और थप्पड़। लेफ्टिनेंट का बैलेंस बिगड़ गया। उसने फिर धमकी दी,
मैं प्रिंस लीक्विन का सोल्जर हूं। प्रिंस को ऑफेंड करने की सजा मौत है। जियाओ चैन को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। तुझे क्या लगा तू पूरा एम्पायर रिप्रेजेंट करता है? इस बार जियाओ चैन ने रहम नहीं किया, लगातार 4 थप्पड़ और मारे, और इस बार लेफ्टिनेंट के मुंह से कुछ दांत टूटकर हवा में उड़ गए। भाई इमेजिन करो, एक एरोगेंट ऑफिसर जो अभी चाबुक मार रहा था अब बिना दांतों के खड़ा है, मुंह से खून बह रहा है। बाकी के 8 सोल्जर्स डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने कैपिटल सिटी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा सदर्न वेस्टलैंड के लोग वाकई में बारबैरिक हैं, यानी जंगली हैं। यहाँ प्रिंस का नाम लेने से कोई नहीं डरता। जब लेफ्टिनेंट के आधे दांत गायब हो गए तब जाके वो लाइन पे आया। अब वो यस मैन बन गया था, जो पूछो फटाफट जवाब दे रहा था। जियाओ चैन ने पूछा, सच बोल, ये प्रिंस का ऑर्डर नहीं था ना? तुझे किसी लोकल ने पैसे दिए थे? लेफ्टिनेंट ने रोते हुए मान लिया, हाँ, मैं 500 गोल्ड कॉइन्स के लालच में आ गया था। एक पिग जैसा आदमी मेरे पास आया था, उसने कहा एक लोकल गुंडे को सबक सिखाना है। मुझे क्या पता था आप एक्सपर्ट हो? जियाओ चैन समझ गया, ये प्रिंस का डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था। किसी ने प्रिंस के सोल्जर्स को गन की तरह यूज किया है जियाओ चैन पर गोली चलाने के लिए। जियाओ चैन ने डिटेल्स ली और फिर उसने लेफ्टिनेंट को उठा के सीधा नदी में फेंक दिया, और फिर बाकी 8 सोल्जर्स को भी एक एक करके प्रसाद दिया और नदी में फेंक दिया। जियाओ चैन ने उन्हें मारा नहीं, क्योंकि शहर के बीच में मैसेकर करना टू मच हो जाता, पर उन्हें जो धोया है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यहाँ पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। सेलेस्टियल सिटी एक अजीब पोजीशन में है। ये तियान लोरो एम्पायर के अंडर आता है, लेकिन ये एम्परर से इतना दूर है कि ये सेमी इंडिपेंडेंट है। यहाँ का सिटी लॉर्ड लियो दाओमिंग खुद को यहाँ का राजा समझता है। यहाँ के लोकल पावर्स एम्परर को सीरियस नहीं लेते। इसी वजह से प्रिंस एओन, जो कि एम्पायर का फर्स्ट रैंक प्रिंस है, यहाँ आया हुआ है। वो वॉर बीस्ट्स का शौकीन है और आने वाले टूर्नामेंट के लिए आया है, लेकिन वो गुस्से में है क्योंकि सिटी लॉर्ड लियो दाओमिंग उसे इग्नोर कर रहा है। प्रिंस को लगता है कि सिटी लॉर्ड उसकी बेइज्जती कर रहा है। अब वापस आते हैं जियाओ चैन पर। जियाओ चैन अब उस पिग को ढूंढने निकला जिसने लेफ्टिनेंट को पैसे दिए थे। उसका नाम था स्कार फेस, यानी दाग वाला चेहरा। जियाओ चैन ने उसे एक गली में पकड़ लिया। स्कार फेस के पैर पहले ही कांप रहे थे। जियाओ चैन ने पूछा, तूने प्रिंस के सोल्जर्स को रिश्वत दी थी? पता चला कि स्कार फेस भी बस एक स्मॉल फ्राई है, उसे भी किसी और ने ऑर्डर दिया था। जियाओ चैन समझ गया, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। कोई है जो बिहाइंड द सीन्स डोरियां खींच रहा है। वो चाहता है कि जियाओ चैन और प्रिंस एओन के बीच दुश्मनी हो जाए। कोई जियाओ चैन को प्रिंस के हाथों मरवाना चाहता है। जियाओ चैन ने स्कार फेस को छोड़ दिया। वो जानता था कि असली मास्टरमाइंड ने अपने ट्रेसेस मिटा दिए होंगे। अगर वो अभी स्टेप बाय स्टेप चेस करेगा तो वो हजारों छोटे मोटे दुश्मनों से उलझ जाएगा। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। प्रिंस एओन को खबर मिली कि किसी ने उसके सोल्जर्स को नदी में फेंक दिया। वो पहले ही सिटी लॉर्ड से चिढ़ा हुआ था, अब ये सुनकर उसका ईगो हर्ट हो गया। उसे लगा ये सिटी लॉर्ड का ही कोई आदमी है जो उसे चैलेंज कर रहा है। प्रिंस ने अपने एलीट गार्ड्स भेजे जियाओ चैन को पकड़ने के लिए। जियाओ चैन अभी सड़क पर घूम ही रहा था कि प्रिंस के नए सोल्जर्स आ गए। जियाओ चैन का दिमाग खराब हो गया। यार, ये प्रिंस पागल है क्या? बिना इन्वेस्टिगेशन किए लोगों को पकड़ रहा है। इनमें हिम्मत है तो सिटी लॉर्ड से लड़े, मुझसे क्यों उलझ रहे हैं? सोल्जर्स ने कहा, चलो, प्रिंस ने बुलाया है। जियाओ चैन, अपने प्रिंस को बोलना, मैं एक बहुत लो की आदमी हूं, मुझे प्रवोक मत करो। गाइज, ये लाइन सुनकर सोल्जर्स भी हैरान रह गए। लोकी? तू प्रिंस के सोल्जर्स को पीट के नदी में फेंक चुका है और बोल रहा है तू लोकी है? वाह भाई वाह! उन्होंने जियाओ चैन पर हमला कर दिया, लेकिन नतीजा वही होना था। इस बार प्रिंस के पर्सनल गार्ड्स भी थे जो एक्सूविया 4th लेयर पर थे, लेकिन जियाओ चैन के लिए ये सब किंडरगार्टन लेवल के बच्चे थे। थोड़ी देर बाद सड़क पर सिर्फ बॉडीज पड़ी थीं। सब के सब जमीन पर लेटकर करा रहे थे। जियाओ चैन उनकी बॉडीज के ऊपर से पैर रखकर निकला और जाते जाते वही लेजेंडरी डायलॉग मारा, याद रखना, अपने प्रिंस को बोलना, मैं लोकी हूं। भाई, इससे ज्यादा एरोगेंट शो ऑफ मैंने आज तक नहीं देखा। बंदे ने पूरी आर्मी की धुलाई कर दी और बोल रहा है मैं शांत रहना चाहता हूं। 1 घंटे बाद प्रिंस एओन का रिएक्शन देखने लायक था। जब उसने अपने एलीट गार्ड्स को सूजे हुए चेहरों और टूटे फूटे हाथ पैरों के साथ वापस आते देखा तो गुस्से में उसने अपने सामने रखा टी टेबल तोड़ दिया। वो कहता है वो लोकी है और मुझे प्रवोक न करूं?
प्रिंस का गुस्सा निकलना लाजमी था। एक गुंडा उसे धमकी दे रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रिंस के बैंक्वेट पर। प्रिंस ने आज शहर के कुछ यंग एलीट्स को इनवाइट किया था अपना पावर दिखाने के लिए। यहाँ कुछ जाने पहचाने चेहरे थे। कैटलीना, हमारी ब्लू हेड मैंडर फैमिली की लड़की। जुघेर मिंग, ये हमारे फैटी जुघेर लियांग का रिलेटिव लगता है, जो हमेशा नशे में यानी ड्रंक रहता है पर है बहुत पावरफुल। फेयर स्नो, ये एक नई एंट्री है। और भाई, ये लड़की फेयर स्काई की जुड़वा बहन लगती है। सेम शक्ल, बस ये लड़की है और बेहद खूबसूरत है। अगर जियाओ चैन यहाँ होता तो कंफ्यूज हो जाता। प्रिंस गुस्से में पूछता है, तुम लोग सेलेस्टियल सिटी के हो, क्या तुमने जियाओ चैन नाम के किसी गुंडे के बारे में सुना है? ये नाम सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। कैटलीना चिल्ला पड़ी, आह वो! प्रिंस ने पूछा, कैटलीना तुम जानती हो उसे? क्या वो फेमस है? कैटलीना का चेहरा लाल हो गया, गुस्से और शर्म दोनों से। फेमस? वो एक नंबर का सुपर हुलिडम है, इस शहर का टायरेंट है। बाकी सब लोग मुस्कुरा रहे थे। सबको पता था कि कैटलीना जियाओ चैन की फॉलोअर बन चुकी है, इसीलिए वो इतनी भड़की हुई है। प्रिंस ने जुघेर मिंग से पूछा। जुघेर मिंग, जो नशे में लग रहा था, उसने धीरे से कहा, सुना है, बंदा काफी एरोगेंट है। सब लोग गोलमोल जवाब दे रहे थे। कोई प्रिंस को पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था कि जियाओ चैन ने 8th सेलेस्टियल लेयर एक्सपर्ट को हराया है। प्रिंस ने फिर फेयर स्नो से पूछा, फेयर स्नो तुम जानती हो? फेयर स्नो ने सोचा और कहा, शायद सुना है। तभी बाहर से आवाज आई, रिपोर्टिंग, मिस यान कैंगचेंग आ गई हैं। प्रिंस ने तुरंत कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। फेयर स्नो ने स्माइल किया, प्रिंस आप मिस चेंगचेंग से पूछिए, वो शायद बेहतर बता पाएंगी। और दोस्तों, जैसे ही यान कैंगचेंग हॉल में एंटर हुई, सबकी सांसें रुक गईं। ब्रेथ टेकिंग, सिर्फ यही एक शब्द था प्रिंस के दिमाग में। यान कैंगचेंग की खूबसूरती ऐसी थी कि चांद और फूल भी शर्मा जाएं। हॉल में पहले से कई सुंदर लड़कियां थीं, लेकिन यान कैंगचेंग के आते ही सब फीकी पड़ गईं। वो किसी देवी जैसी लग रही थीं। लेकिन असली सवाल ये है कि जब प्रिंस एओन यान कैंगचेंग से जियाओ चैन के बारे में पूछेगा, तो यान कैंगचेंग क्या कहेगी? क्या वो जियाओ चैन को बचा लेगी या फिर वो प्रिंस की आग में घी डालेगी, क्योंकि जियाओ चैन ने उसे भी बहुत तंग किया है। लेकिन प्रिंस के आदमी सुधरने वाले कहाँ थे? वो दोबारा आ गए। इस बार वैंग सी चुआन, जो कि प्रिंस का वाइस कमांडर है, और उसके साथ लियू हाइबो अपने सोल्जर्स लेकर आए। इन्हें लगा कि शायद पिछली बार शियाओ चैन ने सरप्राइज अटैक किया होगा, इसलिए जीत गया। लेकिन शियाओ चैन का मूड आज वाकई में खराब था। वो सोच रहा था, यार मैंने कहा था ना मैं लो की हूं, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो? शियाओ चैन ने कहा, एक बार गलती माफ की जा सकती है, दूसरी बार वार्निंग दी जाती है, लेकिन तीसरी बार सीधा हड्डियां तोड़ी जाती हैं। और वही हुआ। तलवारें टूटी और बॉडीज हवा में उड़ने लगी। शियाओ चैन ने इस बार सोल्जर्स को सिर्फ मारा नहीं, बल्कि उन्हें सड़क पर स्टॉम्प किया। जी हां, कुचला। हड्डियां टूटने की आवाजें आईं। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर। शियाओ चैन ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे प्रिंस को इनविटेशन भेजना नहीं आता? ऐसे बुलाते हैं किसी को? मिट्टी के पुतले को भी गुस्सा आ जाता है, मैं तो फिर भी इंसान हूं। सोल्जर्स की हालत खराब थी। वो सोच रहे थे कि ये किस जानवर से पाला पड़ गया है। ये बंदा प्रिंस का नाम सुन के डरता नहीं, बल्कि और ज्यादा मारता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एओन यानी प्रिंस लिचिन अपने मैंशन में बैठा गुस्से से उबल रहा था। जब उसके सोल्जर्स वापस आए, कोई लंगड़ा रहा था, किसी का मुंह सूजा हुआ था, तो प्रिंस ने गुस्से में अपने सामने रखी टेबल पर लात मारी। डैम इट, ये आदमी है कौन? इतना एरोगेंस! मेरे गार्ड्स को 3 बार पीटा। ये बर्दाश्त के बाहर है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रिंस एओन के मैंशन के अंदर। आज यहां एक ग्रैंड बैंक्वेट रखा गया था। प्रिंस ने सेलेस्टियल सिटी के सारे बड़े घरों के यंग एलीट्स को इनवाइट किया था। हॉल का नज़ारा देखने लायक था। जमीन पर मोटा सुनहरा यानी गोल्डन कार्पेट बिछा हुआ था। गेस्ट्स टेबल्स पर क्रॉस लेग बैठे थे। और गेस्ट्स कौन थे? झुगे मिंग, जो कि फैटी झुगे का रिलेटिव है, जो हमेशा नशे में रहता है पर शक्तिशाली है। कैटलीना, जो मैंडर फैमिली की वो ब्लू हेड लड़की है, जो शियाओ चैन की फॉलोअर बन चुकी है। और फेयर स्नो, ये एक नई एंट्री है। और दोस्तों, ये लड़की फेयर स्काई यानी प्रिटी बॉय की बड़ी बहन है। वो दिखने में बिल्कुल फेयर स्काई जैसी है। स्नो वाइट स्किन, परफेक्ट फीचर्स, बस फर्क ये है कि ये लड़की है और बेहद ग्रेसफुल है। प्रिंस एओन इससे काफी इंप्रेस लग रहा था। प्रिंस गुस्से में था, पर उसने खुद को संभाला।
उसे लगा कि ये सिटी लॉर्ड लियू दाओ मिंग की चाल है। उसे लगा सिटी लॉर्ड ने जानबूझकर इस गुंडे को भेजा है प्रिंस की बेइज्जती करने के लिए। प्रिंस ने सबसे पूछा, क्या तुम लोग उस श्याओ चेन को जानते हो? सबके एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। कैटलीना का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन सोच रही थी, ये गुंडा यहां भी टॉपिक बन गया। उसने कहा, वो एक सुपर हुडलम है, शहर का सबसे बड़ा टायरेंट। तभी दरवाजे पर अनाउंसमेंट हुई, मिस यांग चिंग चैंग आ गई हैं। और भाई, जब यांग चिंग चैंग हॉल में आई, वक्त थम गया। प्रिंस एओन, जो कि एक रॉयल प्रिंस है और जिसने हजारों सुंदर लड़कियां देखी हैं, वो भी दंग रह गया। यांग चिंग चैंग की ब्यूटी ऐसी थी कि एक नज़र शहर गिरा दे, दूसरी नज़र देश गिरा दे। वो आई और शान से बैठ गई। प्रिंस ने सोचा, अगर मैं इन सारी सदन ब्यूटीज को अपने हैरम में ले आऊं तो एम्परर बनने से ज्यादा मजा आएगा। प्रिंस के सपने बड़े रंगीन हैं। प्रिंस ने यांग चिंगचैन से पूछा, मिस चिंगचैन, क्या आप उस श्याओ चैन को जानती हैं? ये सुनते ही यांग चिंगचैन का मूड खराब हो गया। उसे याद आ गया ड्रैगन आइलैंड का वो सीन जहां श्याओ चैन ने उसे किडनैप किया था। वो बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई, पर ऊपर से काम रहने की कोशिश की। उसने गोलमोल जवाब दिया, सुना है वो काफी स्ट्रांग है और लॉसेस बर्दाश्त नहीं करता। सब लोग समझ गए कि यांग चिंगचैन और श्याओ चैन के बीच कुछ हिस्ट्री है, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। अब वापस आते हैं सड़क पर। वैंग सी चुआन यानी कमांडर और लियू हाइबो अपनी नई टीम के साथ श्याओ चैन को ढूंढ रहे थे। लेकिन श्याओ चैन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि श्याओ चैन खुद प्रिंस के मैंशन की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसे फेयर स्काई मिल गया। फेयर स्काई ने उसे समझाया, भाई, प्रिंस ने तुम्हें ड्यूअल के लिए बुलाया है। वो चाहता है कि तुम उसके गेस्ट्स के सामने लड़ो और जलील हो जाओ। श्याओ चैन ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर वो मुझे बार बार बुला रहा है तो चलो देख ही लेते हैं कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वैंग सी चुआन ने श्याओ चैन को आते हुए देखा तो खुश हो गया। उसे लगा श्याओ चैन डर के मारे आ रहा है। वो आगे बढ़ा और बोला, चलो, प्रिंस इंतजार कर रहे हैं। श्याओ चैन ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो हवा हो। श्याओ चैन सीधा चलता गया। वैंग सी चुआन गुस्से में चिल्लाया, ओए, सुनाई नहीं देता? लेकिन लियू हाइबो ने उसे रोक लिया। रुक जा, इसे अंदर जाने दे। जब ये प्रिंस के सामने गेस्ट्स के बीच पिटेगा तब इसकी असली बेइज्जती होगी। श्याओ चैन प्रिंस के मैंशन में पहुंचा। मैंशन का डिजाइन काफी यूनिक था, वेस्टर्न कासल और ईस्टर्न पेविलियंस का मिक्स। श्याओ चैन दरवाजे पर पहुंचा। गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन श्याओ चैन वो रुकने वालों में से है क्या? वो सीधा गार्ड्स को धक्का देकर हॉल के अंदर घुस गया। एंट्री ऑफ द ड्रैगन। पूरा हॉल शांत हो गया। सारे गेस्ट्स, झुगे मिंग, फेयर स्नो, यांग चिंगचैन, कैटलीना, सब श्याओ चैन को देखने लगे। श्याओ चैन ने क्या किया? उसने प्रिंस एओन को, जो कि बीच में बैठा था, एक नजर देखा और फिर उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जी हां, उसने प्रिंस को सलाम तक करना दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधा चलता हुआ गया और कहाँ बैठा? सीधा कैटलीना के बगल में। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। श्याओ चैन ने बड़े आराम से कैटलीना की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ओए छोटी फॉलोवर, बड़ी गैर जिम्मेदार हो। पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट करने नहीं आई, भूल गई क्या कि तू मेरी नौकर है? कैटलीना का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो गुस्से में फुसफुसाई, तू बास्टर्ड, बाद में हिसाब करूंगी तेरा। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एओन यानी प्रिंस लिचिन का चेहरा गुस्से से नीला पड़ रहा था। उसने सोचा था श्याओ चैन डर के मारे आएगा, माफी मांगेगा, लेकिन ये बंदा तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये उसका खुद का घर हो। प्रिंस को इग्नोर करके उसकी फेवरेट लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। प्रिंस ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि गेस्ट्स बैठे थे। उसने एक फेक स्माइल के साथ कहा, तो तुम हो श्याओ चैन? मैंने सुना है तुम बहुत लो की रहना पसंद करते हो। प्रिंस ने सार्काज्म मारा। श्याओ चैन ने कहा, हाँ, मैं लो की हूं, पर तुम्हारे लोग मुझे चैन से रहने नहीं देते। प्रिंस ने कहा, मेरे पास कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो सदर्न वेस्टलैंड के मार्शल आर्ट्स देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं तुम उनके साथ एक मैच खेलो, सबके एंटरटेनमेंट के लिए। भाई साहब, प्रिंस ने श्याओ चैन को एक बंदर यानी मंकी समझ लिया था। वो चाहता था श्याओ चैन लड़े और बाकी लोग शराब पीते हुए तमाशा देखें। श्याओ चैन तुरंत समझ गया, एंटरटेनमेंट, तू मुझे एंटरटेनर समझता है? श्याओ चैन का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने प्रिंस की आंखों में देखा और सोचा, तू प्रिंस होगा अपने घर में, यहां तो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। प्रिंस के पीछे से एक 27-28 साल का आदमी निकलकर आगे आया।
ये बंदा दिखने में ऑर्डिनरी था, पर उसकी आंखों में एक शार्प ऑरा था। ये प्रिंस का सीक्रेट एक्सपर्ट था। प्रिंस ने कहा, ये मेरा एक बॉडीगार्ड है, इससे लड़के दिखाओ। श्याओ कैन ने मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रिंस ने सोचा श्याओ चैन डर गया है। सब लोग, स्पेशली झूगे मिंग और बाकी एलीट्स एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा अब मजा आएगा। झूगे मिंग ने धीरे से कहा, शायद ये प्रिंस का आइडिया बुरा नहीं है, देखते हैं ये एरोगेंट लड़का क्या करता है। लेकिन श्याओ चैन का इनकार डर नहीं था, वो बस किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहता था। उसने खड़े होकर कहा, अगर तुम मुझे सिर्फ लड़ाई के लिए बुलाना चाहते हो तो मैं चलता हूं। और वो मुड़कर जाने लगा। प्रिंस का ईगो हर्ट हो गया। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। प्रिंस के गार्ड्स ने दरवाजा घेर लिया। श्याओ चैन ने मुड़कर प्रिंस को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम प्रिंस हो तो मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म करूंगा? पहली बार तुमने सोल्जर्स भेजे, मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार भेजे, मैंने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार मुझे यहां तमाशे के लिए बुलाया। मिट्टी की मूरत को भी गुस्सा आ जाता है, मैं तो फिर भी इंसान हूं। माहौल एकदम इंटेंस हो गया। यांग चिंगचेन, फेयर स्नो और कैटलीना सब दंग रह गए। आज तक किसी ने प्रिंस एयम से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। श्याओ चैन ने साबित कर दिया कि वो किसी अथॉरिटी के आगे झुकने वाला नहीं है। प्रिंस एयॉन ने ठंडे दिमाग से कहा, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। श्याओ चैन ने हंसा, जिंदा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये टैलेंट्स मुझे रोक पाएंगे? शाओ चैन बड़े आराम से वाइन का कप उठाता है और पीने लगता है। कैटलीना फुसफुसाती है, ओए वो मेरा कप है। शाओ चैन, तो क्या हुआ, तू मेरी फॉलोअर है, तेरा कप मेरा कप। कैटलीना बेचारी गुस्से और शर्म से लाल हो गई, पर कुछ कर नहीं पाई। सब लोग शॉक में थे। ये बंदा प्रिंस के सामने इतनी मस्ती कर रहा है। प्रिंस एयॉन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और ताली बजाई। म्यूजिक। भाई, प्रिंस ने माहौल हल्का करने के लिए आइस एंड फायर कॉन्क्यूबाइंस को बुलाया। दो बेहद खूबसूरत लड़कियां हॉल में आईं। कार्मीना, फायरी रेड हेयर, हॉट फिगर, आग जैसी। लिरिया, स्नो वाइट ड्रेस, एलिगेंट, ठंडी और शांत। ये दोनों इंटॉक्सिकेटिंग हाउस की टॉप डांसर्स थीं। इनका डांस देखकर बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। उनके पीछे 8 अलग अलग तरह की लड़कियां आईं, कोई ब्लॉन्ड, कोई ओरिएंटल, कोई कैट ईयर्स वाली। बारबेरियन गर्ल। शाओ चैन डांस एंजॉय कर रहा था और बीच बीच में कैटलीना को तंग कर रहा था। ओए, बताना ये लोग कौन है? कैटलीना ने मजबूरी में सबका इंट्रोडक्शन दिया। पता चला कि हॉल में बैठे सारे यंगस्टर्स किसी ना किसी मेजर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी एक और धमाका हुआ। बाहर से आवाज आई, सिटी लॉर्ड के बेटे लियू यू आ गए हैं। एक पर्पल रोब्ड लड़का लियू यू बड़े एरोगेंस के साथ अंदर आया। उसने प्रिंस को बस हल्का सा हाथ हिलाया, नो प्रॉपर सल्यूट, और सीधा शाओ चैन के बगल में आके बैठ गया। लियू यू हंसता हुआ बोला, भाई शाओ चैन, सुना है तुमने प्रिंस की नाक में दम कर रखा है, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूं। शाओ चैन ने भी हाथ मिलाया। अब सीन ये था कि प्रिंस के सामने 2 लोग बैठे थे जो उसे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। प्रिंस का चेहरा एशन यानी नीला पड़ गया। अब प्रिंस के गार्ड से रहा नहीं गया। वैंग शिचुआन, वाइस कमांडर, ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, बदतमीज, प्रिंस की बेइज्जती करता है, आज तेरा खेल खत्म। उसके पीछे लियू हाइबो, दूसरा कमांडर, भी आ गया। डांस रुक गया। लड़कियां डर के मारे पीछे हट गईं। शाओ चैन अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो बैठा रहा और अपने राइट हैंड से अपनी ब्लैक ब्रोकन स्वॉर्ड निकाली। एक काली बिजली यानी ब्लैक लाइटनिंग चमकी। वैन शिचुआन की चमकती हुई तलवार टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई, सिर्फ हिल्ट हाथ में रह गया। लियू यू ने ताली बजाई, वाह क्या स्वॉर्ड है। शाओ चैन ने प्रिंस की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारा तरीका है मेहमान नवाजी का? मेरे दोस्त से बात करने दो, डिस्टर्ब मत करो। और फिर दोनों हंसने लगे। भाई, ये एरोगेंस का पीक था। प्रिंस के घर में बैठकर उसके गार्ड्स की तलवार तोड़ दी और प्रिंस को बोल रहा है डिस्टर्ब मत करो। वैंग शिचुआन पागल हो गया। तू सिर्फ वेपन के दम पर उछल रहा है, बाहर आजा, बिना वेपन के लड़ते हैं। शाओ चैन ने कहा, क्यों, यहीं लड़ लेते हैं। शाओ चैन खड़ा हुआ और एक पंच मारा। हवा का एक तूफान यानी एस्ट्रल विंड निकला। हॉल का एंटी फर्नीचर हवा में उड़ गया और टूट गया। वैंग शिचुआन ने ब्लॉक किया, पर वो 5 कदम पीछे घसीटता चला गया। शाओ चैन रुकने वाला नहीं था। वो लगातार पंचेज मार रहा था। हर पंच के साथ हॉल का एक हिस्सा टूट रहा था। दीवारें गिर रही थीं, खिड़कियां टूट रही थीं। ये बंदा प्रिंस के मैंशन को डिमोलिश कर रहा था। 7वें यानी 7th पंच पर वैंग शिचुआन की सारी हड्डियां टूट गईं। वो जमीन पर गिर गया, एकदम लिम्पली, बिना जान के।
सब लोग शॉक में थे। एक 7th सेलेस्टियल लेयर एक्सपर्ट को 7 पंचेस में खत्म कर दिया। लोगों को यकीन हो गया कि शाओ चैन एक्सूविया 8th लेयर पर है। अब बारी थी दूसरे गार्ड की, ल्यू हाइबो की। ल्यू हाइबो डर रहा था, पर प्रिंस का ऑर्डर था। शाओ चैन ने इस बार अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड उठा ली। पहला वार ल्यू हाइबो का राइट आर्म कट गया, दूसरा वार दूसरा हाथ कट गया, तीसरा वार सिर कलम, हेड डिकैपिटेटेड। खून का फव्वारा छूटा और बॉडी जमीन पर गिरी। सिर्फ 4 मूव्स में एक और एक्सपर्ट खत्म। शाओ चैन ने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और एक फाइनल अटैक मारा। बचा खुचा हॉल भी ढह गया। धूल और मिट्टी के बीच शाओ चैन मलबे के ऊपर खड़ा था। उसकी तलवार से खून टपक रहा था, बाल हवा में उड़ रहे थे। वो किसी डेमन गॉड जैसा लग रहा था। उसने प्रिंस एओन की आंखों में आंखें डालकर देखा। बिना कुछ बोले उसने बता दिया कि मुझसे पंगा मत लेना। प्रिंस एओन गुस्से से कांप रहा था। उसकी बेइज्जती की कोई हद नहीं बची थी। उसने चिल्लाकर कहा, वू शिंग फेंग, किल हिम फॉर मी। प्रिंस के पीछे से एक आदमी निकल कर आया। ब्लैक हेयर, शार्प फेस, आंखें तारों जैसी चमकदार। जैसे ही ये बंदा सामने आया, पूरे हॉल में लोग चिल्ला उठे, वू शिंग फेंग, ये यहाँ क्या कर रहा है? नॉर्थ यूथ जनरेशन का अनडिफीटेबल एक्सपर्ट। इसके बारे में तो लेजेंड्स फेमस है। यान किंग शेंग, कैटलीना, फेयर स्नो, सबके चेहरों पर डर और एक्साइटमेंट थी। ये बंदा नॉर्थ का सबसे बड़ा यूथ एक्सपर्ट था और शाओ चैन साउथ का उभरता हुआ मॉन्स्टर। नॉर्थ वर्सेस साउथ, अनडिफीटेबल वर्सेस टायरेंट। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं इस लेजेंडरी फेस ऑफ पर खत्म होता है। शाओ चैन ने प्रिंस के मैंशन को खंडहर बना दिया है और उसके टॉप गार्ड्स को मार दिया है। लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे वॉरियर से होने वाला है जिसे आज तक किसी ने नहीं हराया, वू शिंग फेंग। क्या शाओ चैन की ब्रोकन स्वॉर्ड और गॉड स्लेयर वू शिंग फेंग के सामने टिक पाएगी, या फिर आज शाओ चैन का एरोगेंस उसका अंत बनेगा? ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि नॉर्थ और साउथ की इज्जत की लड़ाई बन चुकी है। अगर आपको शाओ चैन का डेमोलिशन मैन अवतार पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो और कमेंट में लिखो नॉर्थ वर्सेस साउथ। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में इस महायुद्ध के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।